हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग करें टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज फॉर सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 तीनों अटेम्प्ट्स के लिए ये वाली रिविजनरी सीरीज यहां पर आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। अब जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप ये पहला वाला लेक्चर देख रहे हो तो मैं आप लोगों को पहले इसके कुछ फीचर्स बता देता हूं। तो यहां पर हम लोग चैप्टर वाइज रिविजन कर रहे हैं, सारे के सारे चैप्टर्स यहां पर कवर हो रहे हैं। फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। दिस रिविजनरी सीरीज इज एप्लीकेबल फॉर May 25, September 25 as well as for January 26 एग्जामिनेशंस। एंड यहां पर फुल कॉन्सेप्चुअल रिविजन हम लोग यहां पर करने वाले हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अपने नोट से, अपनी बुक से करनी होगी। तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी बुक्स का भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें आईसीआई स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब कुछ उसमें कवर्ड है। तो उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। या आपने अगर किसी और टीचर से पढ़ाई किया तो आप उनकी बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहां पर बस अब हम लोग आगे चलते हैं। ये इनकम टैक्स का शेड्यूल है। शेड्यूल में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या हो रहा था कि कल तक आप लोगों ने देखा होगा कि शेड्यूल हमारा 19 अप्रैल तक खींच रहा था, बट 19 अप्रैल वाज टू फार। मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा सा और पहले हम लोगों को इसको खत्म कर देना चाहिए। तो शेड्यूल में मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। और अभी आप लोग देखो, इनकम टैक्स पहले 4 अप्रैल को खत्म हो रहा था, अब 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। और जीएसटी पहले 19 अप्रैल को खत्म हो रहा था, अब 12 अप्रैल को ही जीएसटी यहां पर खत्म हो जाएगा। तो ये शेड्यूल आप लोग यहां पर देख सकते हो। एंड इस हिसाब से शेड्यूल के हिसाब से हम लोग अपना रिवीजन करेंगे। और आज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का रिवीजन हम लोगों को करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन ऑफ पीजीबीपी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये हमारा आखिरी हेड बचा हुआ है। सारे हेड्स हम लोग कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी कर लिया, अदर सोर्सेस कर लिया, कैपिटल गेन्स कर लिया। बस अब ये बचा हुआ है हमारे पास पीजीबीपी वाला हेड। ठीक है, आओ देखो। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मजे की बात है कि यहां पर ये बोलते हैं कि आप कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो, आप मर्केंटाइल सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो आप वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन 29 कहता है कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की जो कैलकुलेशन है वो इन सभी सेक्शंस के ध्यान में रखते हुए होगी, इन सभी सेक्शंस के प्रोविजंस के बेसिस पर होगी। सेक्शंस 30 to 37 आपको एडमिसिबल डिडक्शंस के बारे में बताते हैं, 40 आपको इनएडमिसिबल डिडक्शन के बारे में बताता है, 40A आपको कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या पेमेंट्स के बारे में बताता है जो कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में डिडक्टेबल नहीं होते हैं। 41 आपको प्रॉफिट्स के बारे में बताता है जो कि इनकम में, जो कि पीजीबीपी में टैक्सेबल होते हैं। और उसके बाद कुछ और अदर प्रोविजंस भी हमारे होते हैं। एक एक करके अब हम लोग सारे प्रोविजंस देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव सेक्शन 30, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग्स। तो ये सिर्फ बिल्डिंग्स के लिए है। ठीक है, रेंट का खर्चा अलाउड है, रेट्स का खर्चा अलाउड है, टैक्सेस का खर्चा अलाउड है, रिपेयर्स का खर्चा अगर कैपिटल रिपेयर्स है तो फिर वो तो ब्लॉक में जाएगा और एसेट में, वो मतलब एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा और उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। और अगर रेवेन्यू रिपेयर्स है तो अलाउड है। इंश्योरेंस का खर्चा अलाउड है, चाहे आप ओनर हो चाहे आप टेनेंट हो, सब कुछ अलाउड है। बस हाँ, कॉमन सेंस वाली बात यह है कि अगर रेंट है तो ओनर अपने आप को रेंट तो देगा नहीं, तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, सेक्शन 31 में सेम चीज मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर के लिए भी आ जाती है कि रेंट, इंश्योरेंस, रेवेन्यू रिपेयर्स ये सब कुछ अलाउड है। ठीक है, अगर ओनर है तो रेंट अलाउड नहीं होगा, बाकी सब कुछ अलाउड है। कैपिटल रिपेयर्स में अगर आपने कुछ भी करवाया है तो वो आपके ब्लॉक में ऐड होगा, वो आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा और उसके बाद फिर आपको उस पर डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा। ठीक है, ये सेक्शन 30 और 31 के एक्सपेंसेस का रिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर आप इन एसेट्स को अपने बिजनेस पर्पस के लिए या प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन लगाने का जो तरीका इनकम टैक्स एक्ट में है वो बड़ा निराला होता है। डेप्रिसिएशन को हम लोग WDV में भी लगा सकते हैं और SLM के बेसिस पर भी लगा सकते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड भी फॉलो कर सकते हैं और रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड लेकिन तभी फॉलो होता है अगर आप पावर जनरेशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन और मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले बिजनेसेस में अगर आप इन्वॉल्व हो तभी स्ट्रेट लाइन मेथड आपको अलाउड होगा, अदरवाइज आपको कंपल्सरी WDV मेथड ही लगाना होता है। ठीक है, आपको कंपल्सरी WDV मेथड ही लगाना होता है। अब यहां पर जो WDV मेथड लगता है ना, ये ब्लॉक सिस्टम के बेसिस पर डेप्रिसिएशन यहां पर लगाया जाता है। मतलब सिमिलर क्लासेस की एसेट्स को और सिमिलर रेट्स ऑफ टैक्सेस के हम ब्लॉक्स बना देते हैं। बहुत सारे ब्लॉक्स हैं लेकिन जो आपको याद रखने हैं वो सिर्फ ये 5-6 ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग्स पर 10% के रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, फर्नीचर पर 10% के रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी पर 15% के रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, इनटैंजिबल एसेट्स पर 25% के रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, कंप्यूटर्स और बुक्स पर 40% के रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ 4 रेट्स याद रखने हैं, 10, 15, 25 और 40। ठीक है,
आपको सिर्फ 4 रेट्स याद रखने हैं, 10%, 15%, 25% और 40%। 10% विल बी फॉर बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर, 15% विल बी फॉर प्लांट एंड मशीनरी, 25% विल बी फॉर इंटैंजिबल एसेट्स एंड 40% विल बी फॉर कंप्यूटर्स एंड बुक्स। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात यहां पर सुनना। इनकम फ्रॉम सैलरीज में जो ट्रांसफर ऑफ एसेट होता था, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरीज में जो ट्रांसफर ऑफ एसेट वाली परक्विजिट के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि एम्प्लॉयर ने अपने कोई एसेट, अपना कोई मूवेबल एसेट एम्प्लॉय को सस्ते में बेच दिया, तो वहां पर हम लोग डेप्रिसिएशन अलग रेट से लगाते थे, जो हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरीज में सीखा था। दैट वाज द रेट व्हिच वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द परक्विजिट। ठीक है, मैंने आपको तब भी बताया था जब हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरीज कर रहे थे, मैंने आपको तब भी बताया था, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो फर्नीचर पर 10% दिया हुआ है रेट। ठीक है, सैलरीज हेड में भी 10% है, लेकिन सैलरीज हेड में है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, और यहां पर क्या है 10% ऑन डब्ल्यूडीवी मेथड। ठीक है, कार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगर हम इनकम टैक्स एक्ट में प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं तो कार विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और कार पर 15% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। लेकिन जब हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरीज के हेड में बात की थी, जब हमने इनकम फ्रॉम सैलरीज में बात की थी, तो हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई कार, कोई एम्प्लॉयर अपनी कार एम्प्लॉय को बेचता है सस्ते में, तो डब्ल्यूडीवी कैसे निकाली जाएगी? डब्ल्यूडीवी निकाली जाएगी बाय अप्लाइंग 20% डेप्रिसिएशन, बाय अप्लाइंग 20% डेप्रिसिएशन। सिमिलरली कंप्यूटर्स में, ठीक है, सिमिलरली हम लोगों ने जब कंप्यूटर्स के बारे में बात की थी तो कंप्यूटर्स और बुक्स में 40% का यहां पर मेंशन्ड है, कंप्यूटर्स और बुक्स में 40% का डेप्रिसिएशन यहां पर मेंशन्ड है। ठीक है, कंप्यूटर्स और बुक्स में 40% का डेप्रिसिएशन यहां पर मेंशन्ड है, लेकिन 40% का डेप्रिसिएशन वहां पर नहीं था। वहां पर था कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई कंप्यूटर दे रहा है, कोई कंप्यूटर दे रहा है, तो 50% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाएगा। ठीक है, तो प्लीज एंश्योर कि आप देख रहे हो कि किस पर्पस के लिए आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सस्ते में कोई एसेट बेच रहा है, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉयर सस्ते में अपने एम्प्लॉय को कोई एसेट बेच रहा है, तो उस पर डेप्रिसिएशन का रेट वो होगा जो वहां पर मेंशन है, जो सैलरीज वाले हेड में मेंशन है। लेकिन अगर आप स्वयं एक बिजनेसमैन हो, स्वयं एक ओनर हो, और आप अपने एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो आप इन रेट से डेप्रिसिएशन लगाओगे। ठीक है, आप इन वाले रेट से डेप्रिसिएशन लगाओगे। बिल्डिंग पर 10%, फर्नीचर पर 10%, प्लांट एंड मशीनरी पर 15%, इंटैंजिबल एसेट्स पर 25% और कंप्यूटर्स और बुक्स पर 40%। ठीक है, अब होता क्या है यहां पर, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं ऐसे ही करके, कि यहां पर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, मतलब सिमिलर एसेट्स के आप ब्लॉक्स बनाओगे और उस ब्लॉक की वैल्यू पर आप फ्लैट रेट लगा दोगे। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई कंप्यूटर खरीदा सपोज 1 अप्रैल 2024 को, और एक और कंप्यूटर आपने खरीदा सपोज 1 मई 2024 को, तो अकाउंट्स में हम किस तरह से करते थे कि जो कंप्यूटर आपने 1 अप्रैल 2024 को खरीदा उस पर तो पूरे 12 महीने के रेट से डेप्रिसिएशन लगाते थे, लेकिन जो 1 मई 2024 को खरीदा उस पर 11 महीने के रेट से डेप्रिसिएशन लगाते थे, 11 महीने का डेप्रिसिएशन लगाते थे। यहां ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या सिस्टम है? यहां पर बड़ा सिंपल सा सिस्टम है कि 1 अप्रैल को आपने सपोज 1 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा, 1 मई को आपने सपोज 1,50,000 रुपीज का कंप्यूटर खरीद लिया, और फिर साल भर आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, साल भर आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, तो ये आपके 2,50,000 रुपीज का जो आपकी डब्ल्यूडीवी आई ये जो 2,50,000 रुपीज का आया, इस पूरे के ऊपर आप 40% के रेट से डेप्रिसिएशन लगा दोगे। ठीक है, इस पूरे के ऊपर आप 40% के रेट से डेप्रिसिएशन लगा दोगे। भले ही ये वाला जो कंप्यूटर है सिर्फ 11 महीने के लिए यूज हुआ, फिर भी आप इस पर 40% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाओगे। ठीक है, लेकिन अब यहां पर इन लोगों ने एक चीज और भी बोली है कि अगर आपने 6 महीने के बाद एसेट खरीदा, ठीक है, 6 महीने क्या है, ये लोग इसको प्रिसाइजली बोलते हैं 180 डेज। अगर आपने एसेट को 180 डेज से कम के लिए पुट टू यूज किया, तो फिर आधे रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। आधे रेट मतलब क्या हो गया, जैसे कंप्यूटर्स पे 40% का डेप्रिसिएशन है, तो फिर उस वाले कंप्यूटर पर 20% के रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको सिंपली ये बताऊं कि अगर मान लो मैंने ये वाला कंप्यूटर खरीदा होता 1 दिसंबर 2024 को, ठीक है, तो ये वाले कंप्यूटर पर 40% के रेट से डेप्रिसिएशन लगता, और ये वाले कंप्यूटर पर 20% के रेट से डेप्रिसिएशन लगता। ठीक है, ये वाले कंप्यूटर पर 20% के रेट से डेप्रिसिएशन लगता। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट बात, पीजीबीपी में जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो आप डेप्रिसिएशन लगाते हो किस पर, कब से लगाते हो? जब से आप एसेट को यूज करने के लिए पुट कर रहे हो, जब से आप एसेट को यूज करने के लिए पुट कर रहे हो। मतलब अगर आपने एसेट को खरीद लिया
तो आपने खरीदते ही उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। आपने सपोज 1 अप्रैल 2024 को खरीदा, लेकिन आपने उसको पुट टू यूज किया ओनली ऑन 1 जून 2024, तो डेप्रिसिएशन लगेगा जून से। लेकिन सर अभी आपने बताया कि फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। हाँ, क्योंकि जून में भी अगर आपने पुट टू यूज कर दिया तो आपका जो यूज है वो 180 डेज से ज्यादा के लिए हो गया ना, वो 180 डेज से ज्यादा के लिए हो गया, तो इसके 40% के रेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा। मैं इसको एक और बात फिर से बताता हूं। अगर मान लो आपने कंप्यूटर खरीद लिया था 1 अप्रैल 2024 को, लेकिन आपने इसको यूज किया 1 नवंबर 2024 से, तो अब इस पर भले ही आप यहां पर खरीद चुके हो, लेकिन इस पर भी 20% के रेट से ही डेप्रिसिएशन लगेगा, बिकॉज यू हैव पुट टू यूज इट, बिकॉज यू हैव पुट इट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। ठीक है, तो अगर आपने 180 डेज या उससे ज्यादा के लिए पुट टू यूज किया तो फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। अगर आपने 180 डेज से कम के लिए इसको पुट टू यूज किया तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट द WDV फॉर डेप्रिसिएशन एंड किस तरह से सारी चीजें होती हैं, तो इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। फॉर्मेट है, आप ओपनिंग WDV लेते हो हर ब्लॉक की। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि ये मेरा कंप्यूटर्स वाला ब्लॉक है, ये मेरा कंप्यूटर्स वाला ब्लॉक है, तो मैंने ओपनिंग WDV ली, इसमें साल भर में मैं जो भी ऐड करता हूं, जो भी मैं परचेज करता हूं, वो मैं यहां पर ऐड करूंगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू आएगी। फिर साल भर में जो भी मैं बेचता हूं, साल भर में जो भी मैं बेचता हूं, उसको बेचने से जो भी पैसा आता है वो मैं यहां से माइनस करता हूं। ठीक है, साल भर में जो भी मैंने एसेट्स बेचे, बेचने पर जो भी मुझे पैसा आया उसको मैंने यहां पर माइनस किया। जो मैंने खरीदा वो ऐड किया, जो बेचा वो माइनस किया, और ये जो फाइनल आती है, दिस इज द WDV फॉर डेप्रिसिएशन। दिस इज द फाइनल WDV फॉर डेप्रिसिएशन। और इस WDV को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ध्यान से सुनना, इस WDV को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज अ फॉर्मेट जो आपने अगर फॉलो करना शुरू कर दिया तो फिर किसी क्वेश्चन में कभी आपसे कोई गलती होगी ही नहीं। अदरवाइज बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, लेकिन अगर आपने ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना शुरू कर दिया, कभी आपको किसी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई कंफ्यूजन अराइज होगा ही नहीं। ठीक है, ओके तो आपने कंप्यूटर्स की जो भी WDV आई, आपने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला पार्ट होगा कि आपने उसको अक्वायर तो कर लिया, बट यू हैव नॉट पुट इट टू यूज। अक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। ठीक है, अक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज मतलब आपने खरीद तो लिया लेकिन आपने उसको पुट टू यूज नहीं किया। अगर आपने उसको पुट टू यूज ही नहीं किया तो क्या उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं, उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद है अक्वायर्ड and put to use for less than 180 days। acquired and put to use for less than 180 days। अगर आपने less than 180 days के लिए put to use किया तो फिर इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। और जो तीसरी कैटेगरी आएगी वो आएगा बैलेंस। वो ये नहीं आएगा अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, नहीं। अगर आपने यहां पर तीसरी कैटेगरी में ये कर दिया ना, अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर आपको बैलेंस ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखो ओपनिंग WDV पर भी तो डेप्रिसिएशन लगाना होगा। अगर मान लो आपने यहां पर लिख दिया अक्वायर्ड बट पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, तब तो आप सिर्फ ये परचेज वाला पोर्शन देखोगे, और यहां पर अगर मान लो कोई एसेट हुआ ही नहीं तो ओपनिंग WDV पर डेप्रिसिएशन लगाने से आप रह जाओगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपको बैलेंस लिखना है, और बैलेंस पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। बैलेंस पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। तो दिस इज द ब्रॉड स्ट्रक्चर जिसके बेसिस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार पढ़वा दे रहा हूं। कंडीशंस फॉर डेप्रिसिएशन: एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एसेट मस्ट बी ओन्ड होली और पार्टली बाय द एसएससी। Depreciation on asset used for less than 180 days. If asset is acquired and used for less than 180 days, put to use on or after 5th October 2023. Actually ये 5th October 2020 सॉरी ये 4th October 2024 आएगा। ठीक है, दिस शुड बी 4th October 2024। ठीक है, दिस शुड बी 4th October 2024। सर ये 4th October 2024 कहां से आया, मैं आपको अभी 1 सेकंड के अंदर अंदर पूरा क्लियर कर देता हूं। ठीक है, 4th October 2024 कहां से आया, देखो क्या करेंगे। एक्सेल शीट आप लोगों को दिखाई दे रही है यहां पर। ठीक है, आप लोगों को एक्सेल शीट क्लियरली दिखाई दे रही है। अब यहां पर मैंने पुट किया 4th October 2024। ठीक है, और मैंने इसको खींच दिया टिल 31st March 2025। मैंने इसको खींचा टिल 31st March 2025। देखो कितने दिन हुए, 179। कितने दिन हुए, 179 डेज दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। क्या आप सब लोगों को यहां पर 179 डेज दिखाई दे रहे हैं? फटाफट से बताओ मुझे, क्या आप सब लोगों को 179 डेज दिखाई दे रहे हैं? यस,
मतलब अगर आपने किसी एसेट को 4 अक्टूबर 2024 को पुट टू यूज किया, अगर आपने किसी एसेट को 4 अक्टूबर 2024 में यूज किया, तो क्या आप 180 डेज से ज्यादा के लिए एसेट को यूज कर रहे हो? 180 या 180 डेज से ज्यादा के लिए एसेट को यूज कर रहे हो? नहीं। तो कितने दिन के लिए आप यूज कर रहे हो? 179 डेज के लिए यूज कर रहे हो। तो फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा या हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा? हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये वाली डेट आपको याद रखनी होगी, 4 अक्टूबर 2024। if the asset is acquired and used for less than 180 days, मतलब if you have put the asset to use on or after 4th October 2024, ठीक है, ऑन और आफ्टर 4th अक्टूबर 2024, अगर आफ्टर 4th अक्टूबर 2024 के बाद भी अगर आपने कभी भी पुट टू यूज किया, तब भी 180 दिन कैसे होंगे भाई? 4th अक्टूबर को अगर आपने पुट टू यूज किया तो 179 डेज होंगे। तो 4th अक्टूबर या उसके बाद अगर आपने एसेट को पुट टू यूज किया है तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। 3rd अक्टूबर तक भी अगर आपने एसेट को पुट टू यूज कर लिया तो फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, 3rd अक्टूबर 2024 तक भी अगर आपने एसेट को पुट टू यूज किया तो आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। So in the acquisition year, 50% of depreciation. If acquired in the previous year and used for less than 180 days in next year, 100% of the depreciation. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मान लो आपने कोई एसेट एक्वायर किया, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपने कोई एसेट एक्वायर किया है लेट्स से 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है, आपने इसको पुट टू यूज कब किया? आपने इसको पुट टू यूज 31 मार्च 2025 तक किया ही नहीं, आपने इसको पुट टू यूज किया, ये है 31 मार्च 2026, आपने इसको यहां पर पुट टू यूज किया, ये क्या हो गया? 1 फरवरी 2026। ठीक है, तो क्या आपने प्रीवियस ईयर 25-26 में भी 180 दिन से ज्यादा के लिए पुट टू यूज किया? नहीं। आपने प्रीवियस ईयर 25-26 में भी कितने दिन के लिए पुट टू यूज किया? 28 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के, दैट्स इट। ठीक है, 28 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के। लेकिन फिर भी 25-26 में आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये जो आधे रेट वाली नॉनसेंस है ना, ये तभी है जब जिस साल आप एसेट एक्वायर करते हो, अगर उस साल आपने 180 दिन से कम के लिए पुट टू यूज किया, तभी आपको आधे रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। अगर आपने एसेट एक्वायर किया 24-25 में, लेकिन आपने उसको पुट टू यूज किया 25-26 में, तो 25-26 में आप भले ही इसको लेस देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज करोगे, लेकिन फिर भी आपको डेप्रिसिएशन फुल रेट से ही मिलेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपको फुल रेट से ही मिलेगा। ओके, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन बेसिस ऑन रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स फॉर पावर जनरेटिंग यूनिट्स एसेट्स यूज स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन देखो, कैलकुलेट डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन। डब्ल्यूडीवी कैसे आती है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस मनी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। इससे हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाती है, ये मैंने आपको बताया यहां पर। ठीक है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेजेस माइनस सेल्स, और ये हमारे पास आ जाती है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। डिवाइड डब्ल्यूडीवी इनटू 3 कैटेगरीज। एसेट्स अक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, उस पर निल, यूज फॉर लेस देन 180 डेज, हाफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एंड बैलेंस पर फुल डेप्रिसिएशन। क्लियर? क्या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है? फटाफट से बताओ मुझे, क्या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? क्विकली एवरीवन। ये कई सारे लोग पूछते हैं कि सर ये 4 अक्टूबर वाली डेट कहां से आई, इसलिए मैंने पूरा एक्सेल पे करके दिखा दिया भाई। टोटल 179 डेज आ रहे। डन। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन का। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको कब मिलता है? अगर आपकी कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो तो। ठीक है, अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो, तो इस प्लांट एंड मशीनरी पर जो 15% का डेप्रिसिएशन आपको नॉर्मली मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको 20% का एक एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ये न्यू स्कीम में नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड स्कीम में ही मिलता है। ठीक है, तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी पर एडिशनल 20% का डेप्रिसिएशन मिलता है, पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और जो आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो वो आप फैक्ट्री में लगाने वाले हो। अगर आप कोई भी प्लांट एंड मशीनरी परचेज करके ऑफिस में लगाने वाले हो तो आपको उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का नहीं मिलेगा, वेरी सॉरी। ठीक है, तो आपको 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। राइट, मान लो आपने किसी एसेट को परचेज किया, कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने इस साल परचेज की, उसको पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज, तो आधे रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आधे रेट से मिलेगा, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन भी 20% की जगह सिर्फ 10% मिलेगा, लेकिन जो बचा हुआ 10% है वो आपको अगले साल मिल जाएगा। ठीक है, तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% है वो पूरा लैप्स नहीं होगा, वो आपको अगले साल एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% का मिल जाएगा। डन। एक बात तो ये हो गई।
दूसरी बात, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको कब 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 नहीं मिलता है? एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको शिप्स पर नहीं मिलेगा, एयरक्राफ्ट्स पर नहीं मिलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर नहीं मिलेगा, ऑफिस अप्लायंसेस पर नहीं मिलेगा, प्रीवियसली यूज मशीनरी यानी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। मशीनरी इंस्टॉल इन ऑफिस प्रेमिसेस, इस पर आपको वो नहीं मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, गेस्ट हाउसेस एंड मशीनरी फुल्ली डिडक्टेड इन एनी वन प्रीवियस ईयर, इन सब पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग बिजनेस है तो क्या उसको भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस माना जाता है? तो इसमें क्लैरिफिकेशन आया था और बोला गया था हाँ। तो अब जैसे शुचिता प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड है, इट्स अ प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन बिजनेस, तो क्या शुचिता प्रकाशन भी जब भी कोई मशीनरी खरीदेगा तो शुचिता प्रकाशन को भी क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा उस पर 20% के रेट से? यस, अगर शुचिता प्रकाशन इज ऑप्टिंग फॉर द ओल्ड स्कीम तो। डन, ऑलराइट, दैट्स इट। बस, अच्छा हाँ, तो यहां पर जैसे आप लोग देख सकते हो व्हीकल्स पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, लेकिन फोकलिफ्ट ट्रक्स होते हैं। फैक्ट्रीज में भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर ही भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए फोकलिफ्ट ट्रक्स का यूज किया जाता है। तो इवन दो दैट इज कंसिडर्ड अ व्हीकल, लेकिन फिर भी फोकलिफ्ट ट्रक्स अगर आपने खरीदा तो उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है। तो additional depreciation is allowed on forklift trucks used in factories. Additional depreciation is allowed to printing and publishing businesses. ठीक, चलो अब आते हैं एक्चुअल कॉस्ट पर। एक्चुअल कॉस्ट मतलब जो हम लोग यहां पर बोलते हैं ना कि ये परचेज वैल्यू, मतलब जो WDV में हम लोग ऐड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट, वो है ये एक्चुअल कॉस्ट। बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, बेसिकली मशीन को खरीद कर अपने यहां पुट टू यूज करने तक जितना भी पैसा लगता है वो सारा का सारा ऐड होता है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रायल रन एक्सपेंसेस, अगर आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलता तो वो टैक्सेस और ड्यूटीज भी ऐड हो जाती हैं, इंटरेस्ट और लोन ये भी ऐड हो जाता है। जब तक एसेट को आप पुट टू यूज नहीं कर रहे हो तब तक का इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है। और अगर ट्रायल रन किया आपने मशीन का और उससे कोई भी प्रोडक्ट निकला उसको आप बेच रहे हो तो वो माइनस हो जाता है। गवर्नमेंट से अगर कोई ग्रांट वगैरह मिलती है एसेट के एक्विजिशन के लिए तो वो भी माइनस हो जाती है। दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, ओके। If any payment greater than 10,000 rupees is made in relation to acquisition of any asset by any mode other than account pay check, account pay demand draft, electronic clearing system to a single person in a single day, then it is not included in actual cost. ठीक है, तो अगर आपने 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया, अगर आपने 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया कैश में, अगर आपने पेमेंट किया, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट वगैरह में किया तो इसको कॉस्ट में ऐड करेंगे, लेकिन अगर आपने कैश वगैरह में पेमेंट किया तो इसको कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाता है। अब देखो, if any building which was used for any other purpose is now brought to business, तो उसकी बिजनेस में जब आप बिल्डिंग को लेके आओगे तो ब्लॉक में क्या वैल्यू ऐड करोगे? तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन एट द करंट रेट, और ये वाली जो कॉस्ट होगी, नाउ दिस विल बी द कॉस्ट व्हिच विल बी एडेड, टू द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो लेकिन ये वाली चीज सिर्फ बिल्डिंग के केस में लगती है, किसी और एसेट के केस में नहीं। तो अगर आपने सपोज कोई भी और एसेट पहले खरीद रखा था किसी और पर्पस के लिए और उसके बाद आप उसको बिजनेस में लेकर आ रहे हो तो नोशनल डेप्रिसिएशन उस पे माइनस नहीं होगा। नोशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के केस में माइनस होता है। ठीक है, तो अब देखो, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बिल्डिंग एंड नॉट फॉर एनी अदर एसेट। सो इफ एनी अदर एसेट इज ब्रॉट टू द बिजनेस, एक्चुअल कॉस्ट शैल बी द कॉस्ट एट व्हिच द एसेट वाज अक्वायर्ड। मतलब एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैंने सपोज 10 साल पहले कोई बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है, 10 साल पहले मैंने बिल्डिंग खरीदी थी 1 करोड़ रुपए में, आज मैं उस बिल्डिंग को अपने बिजनेस में इंक्लूड करना चाहता हूं, तो 1 करोड़ रुपए पर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। बिल्डिंग्स पर क्या रेट लगता है? 10% का रेट लगता है आज। मुझे नहीं पता 10 साल पहले बिल्डिंग्स पर क्या रेट लगता था, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। आज का रेट क्या है बिल्डिंग्स पर डेप्रिसिएशन का? 10% का रेट है, तो मैं 10 साल का पूरा डेप्रिसिएशन निकालने के बाद आज की जो WDV आएगी उसी को मैं अपने ब्लॉक ऑफ एसेट्स में ऐड करूंगा। लेकिन मान लो मैंने कोई कार खरीदी थी, 10 साल पहले मैंने कोई कार खरीदी थी, वो कार मैंने 5 लाख रुपए में खरीदी थी। अब 10 साल तक वो काफी अच्छी खासी डेप्रिशिएट हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी आज अगर मैं उसको अपने बिजनेस में लेकर आता हूं तो मेरे कार वाले ब्लॉक में वही 5 लाख रुपए की कार या 10 लाख रुपए की कार, जितने की भी मैंने कार बोली थी, मुझे याद नहीं है क्या फिगर मैंने बोली थी, तो जितने की भी कार मैंने खरीदी थी, 5 लाख रुपए की कार अगर मैंने पहले खरीदी थी 10 साल पहले, तो यहां पर आज भी जब मैं उसको ब्लॉक में लेके आऊंगा तो 5 लाख रुपए ही होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं यहां पर सेक्शन 50 पर, सेल ऑफ एसेट्स व्हेन इट इज पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ठीक है, अगर आपके ब्लॉक ऑफ एसेट्स में कुछ एसेट्स हैं और उन एसेट्स को आप बेचते हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे। 4 हमारे पास केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। 4 केसेस हैं, बहुत ही सिंपल से केसेस हैं, बहुत आराम से आप लोगों को समझ में आएंगे, आराम से देखना।
सबसे पहला केस हमारे पास क्या है कि हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी 6 लाख रुपए की और हमारे पास 5 एसेट्स थे। ठीक है, हमने नए एसेट्स खरीदे 2 लाख रुपए के, 2 एसेट्स हम लोगों ने खरीदे। ध्यान से सुनना, अब हमारे पास 7 एसेट्स हो गए और हमारे ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी हो गई है 8 लाख। ठीक है, मैंने सातों के सातों एसेट्स बेच दिए, मैंने सातों के सातों एसेट्स बेच दिए और मैंने ये एसेट्स बेचे 9,20,000 रुपीज में। ठीक है, मैंने ये एसेट्स बेचे 9,20,000 रुपीज में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं यहां से सेल लेस करूंगा तो 7 एसेट्स तो लेस हो गए, 7 एसेट्स मेरे पास लेस हो गए। अब क्या मैं यहां पर 9,20,000 रुपीज माइनस कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि 8 लाख में से मैं 9,20,000 कैसे माइनस कर दूंगा? और अगर मान लो मैंने 9,20,000 माइनस कर दिया तो 1,20,000 की तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना। नेगेटिव वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाऊंगा? ठीक है, 1,20,000 की जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उस पर मैं डेप्रिसिएशन कैसे लगाऊंगा? तो यहां लॉ कहता है कि फालतू हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। 8 लाख की डब्ल्यूडीवी के एसेट्स अगर आपने 9,20,000 में बेचे, मतलब आपको 1,20,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। मतलब आपको 1,20,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब यहां पर एक और सवाल आएगा, सर वाई ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? क्योंकि लॉ ने बोला है, ठीक है, कि ब्लॉक में से अगर आप एसेट्स को बेचते हो और ब्लॉक में एसेट्स बेचने के बाद आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या आपका कोई भी कैपिटल गेन आता है तो इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, इसको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा। डन, ये तो हो गया पहला केस। अब आपको कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी ना तो आपके पास कोई एसेट बचा, ना कोई आपके पास डब्ल्यूडीवी है, तो डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा नहीं, कैपिटल गेन्स आपका आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस देखो, आपके पास पहले 6 लाख रुपए के 5 एसेट्स थे, फिर आपने 2 नए एसेट्स खरीदे 2 लाख रुपए के, 7 एसेट्स हो गए, 8 लाख रुपए की वैल्यू है। अभी आपने सातों के सातों एसेट्स बेच दिए, लेकिन आपने उनको 6,50,000 रुपए में बेचा। तो यहां से सातों एसेट्स बिके, 6,50,000 रुपए में बिका। क्या डब्ल्यूडीवी पड़ी हुई है आपके पास? हाँ, डब्ल्यूडीवी आपके पास अभी 1,50,000 रुपीज की पड़ी हुई है, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको? नहीं, जब एसेट ही नहीं है तो किस बात का डेप्रिसिएशन? तो एसेट नहीं है, डब्ल्यूडीवी है, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मान लिया जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मान लिया जाएगा। ये जो 1,50,000 रुपीज है, इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मान लिया जाएगा। डन। उसके बाद तीसरा केस देखो, हमारे पास 5 एसेट्स थे 6 लाख रुपए के, हमने 2 और खरीदे 2 लाख रुपए के, हमारे पास 7 एसेट्स हो गए 8 लाख रुपए के। हमने इनमें से 4 एसेट्स बेच दिए, हमने इनमें से सिर्फ 4 एसेट्स बेचे, 7 में से हमने सिर्फ 4 ही एसेट्स बेचे, लेकिन बेचने पर हमें पैसा मिल गया 8,90,000 रुपीज। तो अब मैंने यहां से 4 एसेट्स बेचे, लेकिन क्या अब मैं यहां पर 8,90,000 रुपीज डाल सकता हूं? डाल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास यहां वाली वैल्यू तो 8 लाख ही है ना। तो मैं यहां पर 8,90,000 रुपीज नहीं डाल सकता। ठीक है, नेगेटिव डब्ल्यूडीवी थोड़ी आ जाएगी। तो 8 लाख की वैल्यू के एसेट्स को अगर मैंने 890 में बेचा तो 90,000 रुपए के मेरे क्या हो गए? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। 90,000 रुपए के मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो गए। ध्यान देना, एसेट्स अभी भी मेरे पास है पर डब्ल्यूडीवी नहीं है। डब्ल्यूडीवी नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? ठीक है, पिछले वाले केस में एसेट नहीं बचा था लेकिन डब्ल्यूडीवी बची थी, बट एसेट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन क्यों लोगे? यहां पर एसेट बचा हुआ है लेकिन डब्ल्यूडीवी नहीं है, डब्ल्यूडीवी नहीं है तो डेप्रिसिएशन किस पे लोगे? ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। राइट। और चौथा और फाइनल केस जो हमारे पास है वो क्या है कि आपके पास पहले सपोज 5 एसेट्स थे 6 लाख रुपए के, आपने 2 नए एसेट्स खरीदे 2 लाख रुपए के, अब आपके पास 7 एसेट्स हो गए 8 लाख रुपए के। अब आपने सपोज इनमें से 4 एसेट्स को बेचा 6,20,000 में, तो 4 एसेट्स बेचा 6,20,000 में बेचा, आपके पास एसेट्स भी रिमेनिंग है और आपके पास डब्ल्यूडीवी भी रिमेनिंग है। तो एसेट्स और डब्ल्यूडीवी आपके पास दोनों ही बचा है, तो बिंदास आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा, आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? इसमें तो आई डोंट थिंक किसी को भी कोई दिक्कत आएगी। एब्सोल्युटली क्लियर, एकदम स्लोली सिंपल तरीके से सारी चीजें क्लियर। डन। चलो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट इस पर आते हैं, सेल ऑफ एसेट्स अंडर इंडिविजुअल एसेट सिस्टम। सेल ऑफ एसेट अंडर इंडिविजुअल एसेट सिस्टम। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड में जाते हो तो फिर क्या होगा? ठीक है, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड में जाते हो तो फिर क्या होगा? तो देखो, अगर आपकी सेल वैल्यू डब्ल्यूडीवी से कम है, अगर आपकी सेल वैल्यू डब्ल्यूडीवी से कम है, मैं चलो एक एग्जांपल देके आप लोगों को बता देता हूं इसको। ठीक है, लेट मी टेक सम एग्जांपल। तो मैं आपको बताता हूं, सपोज आपकी जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए की थी।
ठीक है, 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन इस पर लग चुका है 20,000 रुपए का, और अभी WDV है इसकी 80,000 रुपए की। अभी इसकी जो WDV है वो है 80,000 रुपए की। ठीक है, 3 केसेस बनाते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, यहां पर सेलिंग प्राइस हम लोग रखेंगे 85,000, यहां पर सेलिंग प्राइस हम लोग रखेंगे 75,000, और यहां पर हम लोग सेलिंग प्राइस रखेंगे 1,05,000। ठीक है, यहां पर सेलिंग प्राइस रखेंगे 1,05,000। अब केस 1 में सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 85,000। ठीक है, 85,000, और WDV कितनी है? WDV 80,000 रुपीज की है। तो 80,000 रुपए की WDV है और आपने इसको बेचा 85,000 रुपीज में। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या होता है इसका कि भाई देखो, जब आपने P&L बनाया तो आपने टू डेप्रिसिएशन कर दिया 20,000, आपने टू डेप्रिसिएशन कर दिया 20,000, लेकिन क्या 20,000 से एक्चुअल एसेट डेप्रिशिएट हुआ? नहीं, एसेट आपने 1 लाख रुपए में खरीदा था और आज कोई इंसान 85,000 देने के लिए तैयार है, मतलब एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 15,000 रुपए का ही तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन हुआ, बट आप अपने P&L को 20 से डेबिट कर चुके हो, मतलब 5,000 से एक्स्ट्रा डेबिट कर चुके हो, तो ये 5,000 से आप अपने P&L को क्रेडिट कर दोगे, आप इस 5,000 से P&L को अपने क्रेडिट कर दोगे। तो जब सेलिंग प्राइस आपकी WDV से ज्यादा होती है, सेलिंग प्राइस WDV से ज्यादा होती है लेकिन कॉस्ट कम होती है, तो आप अपने P&L को क्रेडिट कर देते हो, और इसका नाम हम देते हैं बैलेंसिंग चार्ज, इसका नाम हम देते हैं बैलेंसिंग चार्ज। ठीक है, तो यहां पर बैलेंसिंग चार्ज हमारे पास आ जाएगा 5,000 रुपए का, राइट। अब दूसरी बात आप देखो, अगर मान लो आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो 75,000 रुपीज की है, 80,000 की आपकी WDV है, मतलब आप P&L में 20,000 रुपए डेबिट कर चुके हो। ठीक है, आपके हिसाब से डेप्रिसिएशन 20,000 का ही था, लेकिन मार्केट में कोई 80,000 रुपीज देने के लिए तैयार ही नहीं है, मार्केट में लोग 75,000 रुपीज देने के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन एक्चुअल कितना डेबिट होना चाहिए था? 25,000 रुपीज डेबिट होना चाहिए था, बट आपने डेबिट तो सिर्फ 20,000 रुपीज किया है, तो आप 5,000 रुपीज से P&L को और डेबिट कर दो, और इसका नाम हम लोग देते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन, इसका नाम हम लोग देते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो यहां पर टर्मिनल डेप्रिसिएशन आ जाता है 5,000 रुपीज का, यहां पर टर्मिनल डेप्रिसिएशन आ जाता है 5,000 रुपीज का। ठीक है, अब तीसरा केस देखो, सेलिंग प्राइस जो है वो 1,05,000 है, वो कॉस्ट से भी ज्यादा है, सेलिंग प्राइस 1,05,000 रुपए, वो कॉस्ट से भी ज्यादा है। तो ध्यान देना, आप तो अपने P&L को 20,000 से डेबिट कर चुके हो, आपको लग रहा है कि इसकी वैल्यू 80,000 है, लेकिन लोग तो 1,05,000 रुपए देने के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब जो 20,000 से आपने अपने P&L को डेबिट किया था, क्या वो सही था? नहीं। तो आप अपने P&L को तो 20,000 से क्रेडिट कर दो, आप अपने P&L को 20,000 से क्रेडिट कर दो, बैलेंसिंग चार्ज जो है वो तो 20,000 रुपीज का आ गया, बैलेंसिंग चार्ज आपका 20,000 रुपीज का आ गया, जितने से P&L को डेबिट किया उतने से ही आपने P&L को क्रेडिट कर दिया, तो द बैलेंसिंग चार्ज इज 20,000। लेकिन आपको तो यहां पर कॉस्ट के भी ऊपर 5,000 रुपए मिल रहे हैं ना, तो जो कॉस्ट के ऊपर आपको 5,000 रुपए मिल रहे हैं वो हो जाएगा आपका कैपिटल गेन, वो हो जाएगा आपका कैपिटल गेन। कि आपने एसेट को 1 लाख में खरीदा, 1,05,000 में बेचा, तो सिंपल हो गया ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 5,000 रुपए का आपका कैपिटल गेन हो गया। डन। तो अगर सेल वैल्यू कॉस्ट से भी ज्यादा है तो कैपिटल गेन ऑन द सेल वैल्यू ओवर कॉस्ट, सेल वैल्यू जो कॉस्ट के ऊपर जा रही है, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है ओवर कॉस्ट, वो तो कैपिटल गेन हो जाएगा, लेकिन जितना आप P&L में डेबिट कर चुके हो, कॉस्ट माइनस WDV, दैट इज क्रेडिटेड टू द P&L। ठीक है, अब ये बुक में से क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग कर लेना अपने आप से। ठीक है, जो मतलब मेरी बुक है, जो रेगुलर नोट्स हैं, जो रेगुलर बुक है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग अपने आप कर लेना। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग आते हैं, एसेट इज पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है, अगर आप एसेट को पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात होती है, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यहां पर क्या होता है, सपोज मैंने कोई गाड़ी खरीदी, सपोज मैंने कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, अब गाड़ी को मैं पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहा हूं और पार्टली उसको पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं अपने बिजनेस के लिए ब्लॉक बनाऊंगा, कार का मैं ब्लॉक बना रहा हूंगा, जब मैं कार का ब्लॉक बना रहा हूंगा, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने 5 लाख रुपीस की एक कार खरीदी और मैं कह रहा हूं 80% इसका बिजनेस यूज है, ठीक है, और 20% इसका पर्सनल यूज है, 20% मेरा प्राइवेट यूज है। ठीक है, तो कार के ब्लॉक में जब मैं ऐड करूंगा ना परचेज वैल्यू, कार के ब्लॉक में जब मैं ऐड करूंगा ना परचेज वैल्यू, तो आई विल ऐड द एंटायर 5 लाख रुपीस, आई विल ऐड
द एंटायर 5 लाख रुपीज। यहां पर कई सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ठीक है ना, सिर्फ 80% ऑफ 5 लाख रुपीज ऐड करो। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन नहीं, लॉ कहता है भाई पूरा का पूरा 5 लाख रुपीज ऐड करो। इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसका फायदा क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। तो 5 लाख रुपए आपने ब्लॉक में ऐड किया, 5 लाख रुपए पर आपने डेप्रिसिएशन निकाला 15% के रेट से, कार पर 15% के रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 5 लाख रुपए पर आपने 15% के रेट से डेप्रिसिएशन निकाला, तो देखो क्या हुआ, 5 लाख का 15%, दिस कम्स टू व्हाट, 75,000। तो लॉ कहता है कि अब तुम इसको 80 और 20 में बाइफरकेट करो, कि अब इसका 80% कितना है और इसका 20% कितना है। तो इसका 80% है अगर 60,000 और 20% है इसका 15,000, तो लॉ कहता है कि हम आपको डेप्रिसिएशन सिर्फ 60,000 रुपीज का अलाउ करेंगे। ठीक है, लॉ कहता है कि हम आपको डेप्रिसिएशन सिर्फ 60,000 रुपीज का ही अलाउ करेंगे। तो ये 5 लाख रुपए पूरा का पूरा ब्लॉक में तो ऐड कर लो, लेकिन डेप्रिसिएशन जब आप इस पर कैलकुलेट करोगे तो डेप्रिसिएशन को बाइफरकेट करो कि कितना आपका बिजनेस वाला है और कितना प्राइवेट वाला है, और सिर्फ बिजनेस वाले जो डेप्रिसिएशन है उसी का आप डिडक्शन लोगे। फायदा क्या हुआ इससे, अगर आपको डायरेक्टली ये बोलता कि 80% ऑफ 5 लाख रुपीज ब्लॉक में ऐड करो, तो इवेंचुअली आपका सिर्फ उतना ही डेप्रिसिएशन मिल पाता। 80% ऑफ 5 लाख रुपीज कितना आएगा आपका, 4 लाख रुपीज। 80% ऑफ 5 लाख रुपीज कितना आएगा, 4 लाख ना, 4 लाख। तो अगर आप ब्लॉक में सिर्फ 4 लाख ऐड करते, मतलब अगर लॉ कहता कि आपको सिर्फ 4 लाख रुपए ऐड करना है, तो सिर्फ 4 लाख के ऊपर ही तो डेप्रिसिएशन मिलता। ठीक है, इवेंचुअली पूरा मतलब लॉन्ग टर्म सोचो आप, 10-15 साल 20 साल जब तक भी आपका डेप्रिसिएशन मिल रहा है, तो सिर्फ 4 लाख रुपए डेप्रिशिएट होता है, 1 लाख रुपए तो डेप्रिशिएट होता ही नहीं। यहां पर इसने कहा कि पूरा पूरा 5 लाख रुपए ऐड कर लो, तो भले ही आपको शुरुआत में कम डेप्रिसिएशन दे रहा है, पूरा 75,000 का डेप्रिसिएशन नहीं दे रहा, लेकिन डब्ल्यूडीवी तो ऐसे ही आएगी ना, 5 लाख माइनस 60,000, फिर जो आएगा उसमें फिर 80% बिजनेस पर्पस, 20% पर्सनल पर्पस। बट द पॉइंट इज कि लॉन्ग टर्म में पूरा का पूरा 5 लाख रुपए डेप्रिशिएट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में पूरा का पूरा 5 लाख रुपए डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो ये फायदा है। ठीक है, तो अगर आप कोई एसेट पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो और बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हो, तो पूरी की पूरी उसकी वैल्यू ब्लॉक में ऐड होगी, लेकिन डेप्रिसिएशन सिर्फ बिजनेस वाले पोर्शन का ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो only proportionate expenditure towards business is allowed. Depreciation calculated on entire WDV, but only proportionate depreciation is allowed as deduction from the block value. तो अब हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अब एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च मतलब क्या हो जाता है, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई खर्चा करते हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट किस तरह से मिलता है, 2 तरीके से बेनिफिट मिलता है, 2 तरीके से आप खर्चा कर सकते हो बेसिकली। तो आप या तो ऐसा कर सकते हो कि आप खुद किसी एक बिजनेस में इन्वॉल्व हो और अपने बिजनेस के लिए साइंटिफिक रिसर्च आपने किया, जैसे कोविड के टाइम पे कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने साइंटिफिक रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया था, साइंटिफिक रिसर्च अपने यहीं करना शुरू किया था, राइट। तो ये तो होता है इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च वाला एक्सपेंडिचर। लेकिन अब जैसे मैं तो एक टीचर हूं, ठीक है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक एजुकेटर हूं, तो अब मुझे यहां पर जब मैं अपने काम में, तो साइंटिफिक रिसर्च का एज सच मेरे पास कोई खास काम नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कंट्रीब्यूट, आई कैन डोनेट द मनी और आई कैन गिव द मनी टू एनी इंस्टीट्यूशन और एनी यूनिवर्सिटी और समथिंग जो लोग साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा हम लोग कर सकते हैं, या तो हम खुद अपना इन हाउस रिसर्च करें या फिर हम किसी आउटसाइडर को कंट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, या तो हम किसी आउटसाइडर को कंट्रीब्यूट कर दें। याद रखने वाली बात सिंपल सी है, न्यू स्कीम में कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स को डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, न्यू स्कीम में कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स को डिडक्शन नहीं मिलता है। मतलब अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी वगैरह को कंट्रीब्यूशन दिया तो ओल्ड स्कीम में तो आपको उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन न्यू स्कीम में आपको उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हो तो मटेरियल का पूरा खर्चा मिल जाएगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेबर का पूरा 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट फॉर लैंड का आपको 100% डिडक्शन नहीं मिलता। लैंड के अलावा बाकी आप कोई भी खर्चा कर रहे हो तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो 2 चीजें हुई, एक तो हुआ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय असेसी, तो अलाउेबल अंडर बोथ द टैक्स रेजिम्स। तो ये ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम दोनों में दोनों में अलाउड है। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग लैंड कॉस्ट ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द बिजनेस। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए इन हाउस रिसर्च कर रहे हो तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन मिल जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन लैंड की कॉस्ट का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। Deduction for salary and material inputs for research during 3 years before business commencement deemed incurred in the year of commencement। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने सपोज आज की डेट है लेट्स से 27th of February 2025, ठीक है,
ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 तीनों अटेम्प्ट्स के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, ओके तो सपोज मैंने 27 फरवरी 2025 को क्या किया, मैंने 27 फरवरी 2025 को मैंने 27 फरवरी 2025 को अपना बिजनेस कमेंस किया। ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए अपने बिजनेस के लिए मैं साइंटिफिक रिसर्च पिछले 3 सालों से कर रहा था। तो पिछले 3 सालों से मेरे पास कुछ लोग रहे होंगे जिनको मैं सैलरी वगैरह पे कर रहा था। पिछले 3 सालों से मैंने कुछ मटेरियल वगैरह में भी कॉस्ट इनकर की होगी, तो वो सारी की सारी कॉस्ट का रिडक्शन मुझे इस साल मिल जाएगा। Capital expenditure in the 3 years before business commencement allowed is deduction in the year business commences. Unabsorbed capital expenditure can be carried forward indefinitely. ठीक है, तो अगर मान लो मैंने अपने बिजनेस कमेंसमेंट के 3 साल पहले तक कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया, उसका भी रिडक्शन मुझे मिल जाएगा। और अगर मान लो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% रिडक्शन मुझे नहीं मिल पाता है, वो अनएब्सॉर्ब्ड रह जाता है, तो उसको मैं आगे कितने भी सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, आगे के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में मैं उसका रिडक्शन ले सकता हूं। ठीक है, फिर हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स के बारे में बात करते हैं। तो दिस इज अलाउएबल व्हेन ऑप्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब ये कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स जो होता है, इसका रिडक्शन आपको सिर्फ ओल्ड स्कीम में ही मिलता है, न्यू स्कीम में इसका रिडक्शन नहीं मिलता। 100% डिडक्शन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस to specified या approved institutions for scientific or social science या statistical research, and this is not allowable under the default tax regime। तो 100% आपको रिडक्शन मिल जाता है अगर आप स्पेसिफाइड या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को डोनेट करते हो फॉर साइंटिफिक या सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, जो है सेक्शन 35D, एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप बिजनेस शुरू करने के पहले या बिजनेस कमेंस करने के लिए आप एक्सपेंसेस इनकर करते हो। ठीक है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ फीजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट और अदर नेसेसरी सर्वेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटेड टू बिजनेस, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग बिजनेस एग्रीमेंट्स एंड सो ऑन। तो ये आपने क्या किए, ये खर्चे बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये वाले खर्चे आप लोगों को इनकर करने पड़ते हैं। ठीक है, ये वाले खर्चे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको इनकर करने पड़ते हैं, और ये जो भी खर्चे होते हैं इनको हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम लोगों ने खर्च तो किया बिजनेस से पहले, लेकिन इसका रिडक्शन हम लोगों को बिजनेस शुरू होने के बाद ही मिल सकता है। ठीक है, eligibility for deduction allowed only to resident assessees who incur such expenditure before business commencement for extension or for setting up a new unit। ठीक है, तो बिजनेस से पहले जो आप खर्चा करते हो बिजनेस के लिए, वो होता है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और उसका आपको रिडक्शन मिल जाता है। अब इसमें कितने रुपए तक का आपको रिडक्शन मिलेगा? तो इंडियन कंपनी के लिए एक लिमिट है विच इज लोअर ऑफ एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या हायर ऑफ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब क्या हो गया, यहां पर आप लोगों के पास जब क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी दिया रहेगा और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया रहेगा। इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसका 5% लोगे। ठीक है, इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसका 5% लोगे, और फिर उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के साथ, और इनमें से जो भी लोअर होगा उतना आपको रिडक्शन मिलेगा, उतने का आपको रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, और लिमिट फॉर अदर रेजिडेंट पर्सन में एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो जाता है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, एक्सटेंशन और न्यू यूनिट एज पर द बुक्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के आखिरी दिन में जो भी आपके बुक्स में ये सारी चीजें रहती हैं, फिक्स्ड एसेट वगैरह वगैरह, वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मानी जाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है हो जाता है शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि नए प्रोजेक्ट से पहले खर्चा कर रहे हैं ना हम, तो नया प्रोजेक्ट या नया अपना बिजनेस है, तो उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे आ सकता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस बनता कैसे? जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट से जो भी प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को जब हम कैपिटल में नहीं डालते हैं तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस बन जाता है, राइट? तो इसलिए यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस को इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर न्यू प्रोजेक्ट, एक्सटेंशन या न्यू यूनिट। डिडक्शन पीरियड क्या होता है? इट इज अलाउड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो हम लोग पहले डिटरमिन करते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है, एलिजिबल डिडक्शन का क्राइटेरिया क्या है। तो अगर इंडियन कंपनी है तो उसको देखना होगा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है उसका 5% लेंगे, और फिर एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से कंपेयर करेंगे, उसमें से जो भी लोअर होगा वो उतने का आपको एक्सपेंडिचर, उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये जो डिडक्शन मिलेगा ये 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। ठीक है, Audit requirement, audit is mandatory in the year expenses are incurred except for companies and cooperative societies। So जिस साल आपने expenses किया उस साल आपको audit करवाना पड़ेगा।
अमालगमेशन या डीमर्जर के प्रोविजन में क्या हो जाता है, रिमेनिंग डिडक्शन अलाउड टू द अमालगमेटेड या रिजल्टिंग कंपनी। तो अगर मान लो एक कंपनी ने अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को 5 साल तक इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्ट करना यूज शुरू किया और 2 साल के बाद उसका डीमर्जर हो जाता है या मर्जर हो जाता है या अमालगमेशन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो जो भी रिजल्ट होगी, जो भी कंपनी बनेगी, चाहे वो अमालगमेटेड कंपनी बने, चाहे वो रिजल्टिंग कंपनी बने, जो भी कंपनी बनेगी, वो कंपनी फिर बचे हुए 3 साल का कैरी फॉरवर्ड, वो 3 साल का डिडक्शन वो वाली कंपनी लेती रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास आता है सेक्शन 35DDA, एमोटाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब देखो सैलरीज हेड में हम लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर हम लोगों ने एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था। अब यहां पर हम एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। ठीक है। तो मान लो मेरी कोई कंपनी है, वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉइज है, मैंने सारे एम्प्लॉइज से कहा कि आप अपने आप से वॉलंटरीली आप रिटायर हो जाइए। ठीक है। सारे एम्प्लॉइज से मैंने कहा वॉलंटरीली रिटायर हो जाइए और हम आपको एक लमसम पैसा दे देंगे। तो अब जब मैं आपको लमसम पैसा दूंगा तो उसको मैं अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगा ना, मैं अपने पीएनएल में उसको डेबिट करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैंने इतना सारा लमसम पैसा दे दिया और एक ही साल मैंने उसको पीएनएल में डेबिट कर दिया, तब तो एक साल अचानक से बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है उसका रिडक्शन हम आपको देंगे, लेकिन उसका रिडक्शन हम आपको 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। डन। और अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर वाली कंडीशन एग्जैक्टली सेम रहती है। अब हम लोगों के पास आता है अगला कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज सेक्शन 35AD, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शन टू स्पेसिफाइड बिजनेसेस। अब ध्यान से सुनना, यहां पर 14 बिजनेसेस ऐसे डिफाइंड है जिन बिजनेसेस को अगर आप कर रहे हो तो आप जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हो उसका आपको 100% डिडक्शन पहले ही साल मिल जाता है। ठीक है। उसका आपको 100% डिडक्शन पहले ही साल मिल जाता है। यहां पर 14 ऐसे बिजनेसेस मेंशन्ड है। ठीक है। यहां 14 ऐसे बिजनेसेस मेंशन है, जो बिजनेस अगर आपने कोई नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो उसमें आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करोगे उस पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन आपको पहले ही साल मिल जाएगा। डन। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि ये जो सेक्शन 35AD है ये आपको याद रखना है, लेकिन मजे की बात यह है कि सेक्शन 35AD सिर्फ और सिर्फ ओल्ड स्कीम में रहता है, ये न्यू स्कीम में नहीं होता है। ठीक है। तो न्यू स्कीम में सेक्शन 35AD का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा? तो फिर डेप्रिसिएशन मिलेगा। एकदम सीधी सी बात है। तो ओल्ड स्कीम में क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ऑलरेडी 100% डिडक्शन मिल चुका होता है, तो क्या कोई नॉर्मल डेप्रिसिएशन या एडिशनल डेप्रिसिएशन का सवाल भी आएगा मन में? नहीं, क्योंकि पहले ही साल 100% का डिडक्शन तो मिल चुका है, राइट। और न्यू स्कीम में क्योंकि 100% का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए यहां पर हम लोग नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि न्यू स्कीम में एडिशनल डेप्रिसिएशन तो होता ही नहीं है। ठीक है। तो अब ये 14 बिजनेसेस कौन कौन से हैं? कोल्ड चेन फैसिलिटीज है, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर गैस या ऑयल है, होटल्स ऑफ 2 स्टार और अबव 2 स्टार या उससे ऊपर के होटल्स हैं, 100 बेड्स या उससे ऊपर के हॉस्पिटल्स हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम फॉर स्लम रीडेवलपमेंट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशंस, बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन, वेयर हाउसिंग फॉर शुगर, स्लरी पाइपलाइन फॉर आयरन ओर, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक है। मतलब अगर इन 14 बिजनेसेस को आपने स्टार्ट किया तो इस पर जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप इनकर करोगे 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। 3 एक्सेप्शंस है बस, एक तो लैंड, एक गुडविल और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अलावा कोई भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो उसका 100% आपको रिडक्शन मिल जाएगा। अब ये जो 14 बिजनेसेस हैं इनमें से आपको सिर्फ 3-4 ही बिजनेसेस याद रखने। एक तो आपको ये वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाला याद रखना है, एक आपको ये 2 स्टार या उससे ऊपर की होटल वाला याद रखना है, आपको 100 बेड्स और उससे ऊपर के हॉस्पिटल्स वाला याद रखना है, और आपको वेयर हाउसिंग फॉर शुगर वाला याद रखना है, और आपको ये न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला याद रखना है। ठीक है। तो ये 5 हैं, ये 5 बिजनेसेस हैं जो आप लोगों को याद रखते हैं। इन 5 बिजनेसेस से रिलेटेड ही आपके एग्जाम्स में यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं। डन। ओके, कितने का आपको रिडक्शन मिलेगा? 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इनकर्ड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन इफ कैपिटलाइज्ड इज डिडक्टेबल इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। मतलब क्या हो गया कि अगर आपने बिजनेस कमेंस करने से पहले कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था तो जिस साल आपने बिजनेस कमेंस किया आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर दो और उसका आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। पेमेंट मोड फॉर डिडक्शन अवेलेबिलिटी वही है, 10,000 से ऊपर का आप कैश में पेमेंट मत करना बस। नॉन एलिजिबिलिटी फॉर अदर डिडक्शंस, ऑब्वियसली अगर आपने यहां पर 35AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% का डिडक्शन ले लिया तो आपको कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो अब देखो, इफ अवेलिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD नॉट एलिजिबल फॉर प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A और सेक्शन 10AA फॉर द सेम और एनी अदर असेसमेंट ईयर। अब देखो, एसेट यूजेज रिक्वायरमेंट, अब यहां पर यह भी है कि अगर आपने कोई एसेट 35AD वाले बिजनेस के लिए खरीदा तो 8 साल तक आप उसको यहीं पर यूज करोगे। ठीक है। तो एसेट मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफाइड बिजनेसेस फॉर 8 इयर्स पोस्ट डिडक्शन। अगर आपने ऐसा किया कि भाई 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिडक्शन के लालच में आपने अपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया, आपको 100% डिडक्शन मिल गया और उसके बाद फिर आप उसको अपने नॉर्मल बिजनेस में ले गए, तो ये अलाउड नहीं है। 8 साल तक आप ऐसा नहीं कर सकते। If used for other purposes, the deduction amount minus allowable depreciation will be added to the business income of the year of misuse। ठीक है। नोट, डिडक्शन नॉट अवेलेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो इसका 35AD का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है कि अगर आपने इसको मिसयूज किया तो फिर क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल। आप ऐसे सोचो कि यहां पर आपने 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया, तो आपने 35AD की वजह से P&L में यहां पर पूरा का पूरा 1 लाख रुपए डाल दिया। ठीक है, आपने पूरा का पूरा 1 लाख रुपए डाल दिया। आप इसको 8 साल तक यूज कर सकते थे, मतलब 8 साल तक आपको यूज करना चाहिए था। आपने सपोज 2 साल के बाद ही इसको अपने नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आपने इसको सपोज 2 साल के बाद ही इसको अपने नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये आप जो पूरा डिडक्शन ले चुके थे, आपको इसका डिडक्शन तो नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन इन 2 साल का आपको डेप्रिसिएशन तो मिलता। मान लो डेप्रिसिएशन आता 20,000 रुपीज, मान लो डेप्रिसिएशन निकल कर आता है 20,000 रुपीज, तो लॉ कहता है कि ठीक है, आप P&L ऑलरेडी पूरा 1 लाख रुपीज से डेबिट कर चुके हो, लेकिन क्योंकि 2 साल के बाद आपने इसको नॉर्मल बिजनेस में शिफ्ट कर दिया और 2 साल का डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीज आता है, तो हम मानते हैं कि P&L शुड हैव बीन क्रेडिटेड ओनली विद 20,000 रुपीज ओनली। ठीक है, P&L आपका 20,000 रुपए से ही डेबिट होना चाहिए था, मतलब आपने 80,000 रुपीज से अपने P&L को ज्यादा डेबिट कर रखा है, तो हम लोग यहां पर उसको आपकी इनकम मान लेंगे, 80,000 रुपीज की आपकी इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो यही वाली लाइन यहां पर लिखी हुई है कि इफ यूज फॉर अदर पर्पसेस the deduction amount minus allowable depreciation will be added to the business income for the year of misuse, in the year of misuse। Simple। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन नंबर 36 पर, जो कि है अदर डिडक्शंस। ठीक है, अब बाकी सारे डिडक्शंस कैसे आपको अलाउ होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड अलाउड फॉर बिजनेस या प्रोफेशन पर्पसेस, इंटरेस्ट फॉर एसेट एक्विजिशन पीरियड अंटिल पुट टू यूज नॉट अलाउड, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, एडेड टू द कॉस्ट। नाउ इट्स वेरी सिंपल, 11th क्लास की बेसिक अकाउंट्स है। अगर मैंने कोई भी लोन लिया है, उस लोन पे मैं कुछ भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो क्या उस इंटरेस्ट का रिडक्शन मुझे मिलेगा P&L में डेबिट करने के लिए? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब मान लो मैंने किसी एसेट को परचेज करने के लिए लोन लिया है और उस एसेट के लोन पर, उस लोन पर जो भी मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, क्या उसका रिडक्शन मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। लेकिन अगर मान लो मैंने लोन पहले ले लिया, एसेट मेरे पास बाद में आया, तो लोन लेने से लेकर एसेट आने तक के बीच में जो भी मैंने इंटरेस्ट पे किया, वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एसेट की कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा, उस पे मुझे बाद में डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा। सिंपल। ठीक है, अब देखो, contributions to provident या superannuation funds। ठीक है, तो पेड बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड्स। फिर contributions to pension scheme section 80CCD up to 10% of the salary including dearness allowance if applicable, excess contributions disallowed under section 40A9। ठीक है, तो अब ये जो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम होता है, इसमें आपको रिडक्शन मिलता है क्या? इसमें यहां पर लिखा हुआ है कि आपको 10% ऑफ द सैलरी तक का आपको रिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, ये डिटेल्स हो जाती हैं इसकी। ओके, Contributions to approved gratuity fund, contributions to approved gratuity fund, इसका मतलब क्या होता है? By employer for benefit of employees under an irrevocable trust। Employees welfare fund contributions, तो deduction for employers contributions allowed if credited by due date under the relevant act। मतलब क्या हो जाता है, जैसे जो employers contribution to provident fund होता है, employers contribution किसी भी चीज का होता है, तो वो मतलब अगर आप सोचो आप एम्प्लॉयर हो, आप अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड में अपनी पास से भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जो भी आप अपने पास से कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो आपका बेसिकली बिजनेस के लिए खर्चा हो गया ना, अपने एम्प्लॉय के लिए। बेसिकली एक तरह से आपने एम्प्लॉय को ही तो पे किया वो, तो आपको उसका रिडक्शन मिलेगा क्या? हाँ, आपको उसका रिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसका रिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब वो पैसा आप एक्चुअली उस एक्ट की ड्यू डेट तक सरकार के पास जमा कर दोगे। तो contributions credited after this date but before section 139(1) due date not eligible for deduction। ठीक,
बैड डेट्स के बारे में देखो, बैड डेट्स इज इंपॉर्टेंट। बैड डेट्स का आपको रिडक्शन मिलता है क्या? ऑफ कोर्स बैड डेट्स का आपको रिडक्शन मिलता है। तो बैड डेट्स का मतलब होता है रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल इन द अकाउंट्स प्रोवाइडेड टेकन इनटू अकाउंट इन द इनकम कंप्यूटेशन। तो आपने बैड डेट्स का रिडक्शन आप लोग बहुत आराम से ले सकते हो। एट द टाइम ऑफ रिकवरी ओनली द अलाउड पोर्शन अर्लियर विल बी इंक्लूडेड एज इनकम। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं आपको दिखाई देता हूं। In previous year 18-19, bad debts were 2 lakh rupees. The assessing officer allowed a deduction of 1,20,000 rupees. तो अभी आप देखो 2 लाख रुपीस की टोटल बैड डेट्स थी और 1,20,000 रुपीस का रिडक्शन अलाउ किया और 80,000 रुपीस के बैड डेट्स का रिडक्शन अलाउ ही नहीं किया and disallowed 80,000 rupees. 1,50,000 rupees were recovered in the previous year 24-25. How much amount? 1,50,000 rupees were recovered. मतलब बाद में 1,50,000 rupees मुझे रिकवर हो गए। तो क्या अब पूरे के पूरे 1,50,000 rupees पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, मैं बोलूंगा कि भाई 80,000 रुपीज तुमने पहले मुझे डिसअलाउ कर दिया था, मतलब 80,000 रुपीज पर तो तुम ऑलरेडी टैक्स ले चुके थे ना। तो जितना पैसा मुझे मिला उसमें से 80,000 रुपीज माइनस करेंगे और जितना मेरे पास अभी बचेगा उस पर मैं आपको टैक्स दूंगा। ठीक है, तो इफ आई एम रिकवरिंग 1,50,000 rupees right now, I've already paid tax on 80,000 rupees earlier. तो why will I need to pay the tax on 80,000 rupees earlier? तो 150 में से 80 को माइनस करेंगे और जो भी बचेगा उसी पर मैं टैक्स पे करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास जो डिडक्शन आता है एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग फॉर कंपनीज। तो कंपनीज क्या करती हैं, सोशल सेमिनार्स वगैरह रखवाती हैं जहां से बड़े बड़े लोगों को वो लोग इनवाइट करती हैं कि भाई हमारे एम्प्लॉइज को फैमिली प्लानिंग पर आप एडवाइस दो, मतलब कॉन्फ्रेंसेस करो या स्पीचेस लो या सेशंस लो, राइट। और उसके लिए फिर कंपनीज पे करती हैं उन लोगों को, जो स्पीकर्स को, जिन स्पीकर्स को कंपनीज हायर करती हैं अपने एम्प्लॉइज को भाषण देने के लिए, उन स्पीकर्स को कंपनीज पे करती हैं। ठीक है, उन स्पीकर्स को कंपनीज पे करती हैं। तो ये हो जाता है एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। इसका रिडक्शन डेफिनेटली कंपनी को मिल जाता है। तो बोनाफाइड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग्स एम्प्लॉइज, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्टेड ओवर 5 years, इनिशियल ईयर प्लस 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, नॉट अलाउएबल फॉर नॉन कॉर्पोरेट असेसीज। ठीक है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का आपको कोई डिडक्शन मिलता है क्या? इक्वल टू एसटीडी पेड ऑन टैक्सेबल सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड इन द बिजनेस इनकम, और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इक्वल टू सीटीटी पेड ऑन टैक्सेबल कमोडिटीज ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड इन द बिजनेस इनकम। इसमें कुछ खास दिमाग लगाने वाला या ध्यान रखने वाला नहीं है। ठीक है, जनरल डिडक्शंस पर आ जाते हैं। अलाउएबल एक्सपेंडिचर कंडीशंस। ठीक है, ये मतलब जनरल डिडक्शंस, जो आपको जनरल डिडक्शंस कह के आप क्लेम कर रहे हो, तो वो आपको क्यों मिलेंगे? अगर वो सेक्शन 30 से 36 के किसी स्पेसिफिक डिडक्शन में कवर्ड नहीं है तो आपको ये जनरल डिडक्शंस मिल जाएंगे। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले एक्सपेंडिचर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला अगर होगा तो फिर वो तो ब्लॉक में ऐड होगा और उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। Not personal expenditure of the SSE. It should not be a personal expenditure of the SSE. Wholly and exclusively for business or profession. Of course, it should be wholly and exclusively for business profession. Not for offenses or prohibited by law. मतलब आपने कोई गलती नहीं की होनी चाहिए। ये नहीं कह सकते आप कि यार मैंने गलती की, फाइन भरा और फाइन भरने का मैंने यहाँ पर आके डिडक्शन क्लेम कर लिया। नहीं, फाइन वगैरह का आपको डिडक्शन क्लेम नहीं करना होगा। Not CSR activities under section 135 of the Companies Act 2013. तो यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के हिसाब से जो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक्टिविटीज करनी होती है, उसमें जो आप खर्चा करते हो उसका भी रिडक्शन आपको यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका रिडक्शन आपको मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम में से, आपको उसका रिडक्शन मिल जाता है। डोनेशंस वाले सेक्शन में उसका रिडक्शन आता है। ठीक है, अब देखो, ऑफेंस और लॉ प्रोहिबिशन इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर्स फॉर ऑफेंसेस अंडर एनी लॉ इन इंडिया और अब्रॉड, includes benefits or perquisites to any person in violation of law, includes expenditure to compound an offense under any law in India or abroad. Not allowable expenditure का मतलब क्या हो जाता है? Expenditure for advertisement in materials published by a political party, right? Okay. अब यहां पर हम लोग आते हैं अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल इन द हैंड्स ऑफ एनी एसएससी। मतलब ये सारे अमाउंट्स हैं जो किसी भी एसएससी के हाथ में डिडक्टेबल नहीं होते। ठीक है, सबसे पहला ये रहा, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी विदाउट टीडीएस डिडक्शन और नॉट पेड बाय ड्यू डेट। मतलब अगर आप किसी को इंडिया के बाहर रहते हुए आप पेमेंट कर रहे हो, अगर आप इंडिया के बाहर रहते हुए किसी को भी पेमेंट कर रहे हो और आपने उस पर टीडीएस नहीं काटा है, तो 100% आपका वो डिसअलाउड हो जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा। Not deductible unless TDS is deducted and paid in the subsequent year or after the due date in the previous year deducted. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, 30% of any sum payable to a resident where TDS is required but not deducted or not paid by due date under chapter 17B.
ठीक है। तो अगर आपने इंडियंस को पेमेंट किया और उनको जो पेमेंट आप कर रहे थे और आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट थी आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आपने टीडीएस नहीं काटा, अगर ऐसा कोई पेमेंट किया है तो उसका सिर्फ 30% डिसअलाउ हो जाएगा, यानी 30% आपको टैक्स देना, 30% वाले अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 30% of such income is not deductible unless TDS is deducted and paid in a subsequent year or after the due date in the previous year deducted. उसके बाद आप देखो एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज और सेस, इसका भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स अगर आप पे करोगे और उसका फिर आप डिडक्शन ले लोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। एंटायर अमाउंट इज नॉट डिडक्टेबल। पेमेंट्स अंडर सैलरीज पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट विदाउट टैक्स पेमेंट और डिडक्शन, अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर सैलरी बोल के कुछ पेमेंट किया है तो आपको 100% वो डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी पर्पसेस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 1010 सीसी, ठीक है। तो ये भी एंटायर अमाउंट इज नॉट डिडक्टेबल। डन, मतलब जो नॉन मॉनेटरी पर्पसेस पर एम्प्लॉयर अपनी जेब से पैसा डाल देता है सरकार के खाते में, तो वो उसका भी उसको एम्प्लॉयर को कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक ये रहा आप लोगों के सामने, अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स या एलएलपीज, ठीक है। ध्यान देना, पेमेंट्स टू नॉन वर्किंग पार्टनर्स, तो नॉन वर्किंग पार्टनर्स को अगर आप सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन दे रहे हो किसी भी तरह का, तो वो डिडक्टेबल नहीं होगा। नॉन वर्किंग पार्टनर है ना, तो उसको किस बात का रेम्यूनरेशन दे रहे हो। हाँ, अगर नॉन वर्किंग पार्टनर के कैपिटल पर आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो तो इसका डिडक्शन डेफिनेटली अलाउ होगा, ठीक है। रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट नॉट ऑथराइज और नॉट इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड, ठीक, तो फिर इसमें भी डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। पेमेंट रिलेट्स टू द पीरियड बिफोर पार्टनरशिप डीड और नॉट ऑथराइज्ड बाय अर्लियर डीड, तो इसका भी आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स एक्सीडिंग 12% पर annum, तो एक्सेस ओवर 12% इज नॉट डिडक्टेबल। तो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो, किसी भी तरह का अगर आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हो तो साल भर में 12% से ऊपर का नहीं दे सकते। रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट्स, तो वर्किंग पार्टनर्स को जो भी आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो उसका आपको रिडक्शन मिलेगा। और यहां पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वाले पॉइंट में है अमेंडमेंट। एक्सेस ओवर लिमिट्स नॉट डिडक्टेबल, देखो पहले यहां पर 3 लाख होता था, अप टू 3 लाख रुपीज ऑफ बुक प्रॉफिट और लॉस, और यहां पर होता था 1,50,000 रुपीज और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर। लेकिन अब यहां पर ये फिगर्स चेंज हो गई हैं, ठीक है, यहां पर ये फिगर्स चेंज हो गई हैं, ये 6 लाख हो चुका है और ये यहां पर 3 लाख रुपए हो चुका है। एंड ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट 60%, ठीक है। मीनिंग ऑफ बुक प्रॉफिट का बेसिकली मतलब होता है कि पार्टनर्स रेम्यूनरेशन को माइनस करने से पहले वाला जितना भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा आपका बुक प्रॉफिट, ठीक है। परफेक्ट, तो चलो देखते हैं इसको। एक्सपेंसेस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। आप ये वाले कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या पेमेंट्स हैं जो कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही डिडक्टेबल नहीं होते। पहला है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू पर्संस, नॉन डिडक्टेबिलिटी कंडीशंस क्या है, नॉन डिडक्टिव इफ कंसिडर्ड एक्सेसिव और अनरीजनेबल बाय द असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। तो अगर आपने किसी बंदे पर कोई भी खर्चा वगैरह किया और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं यार ये जितना पेमेंट आप उसको कर रहे हो वो अनरीजनेबल है, तो जितना भी असेसिंग ऑफिसर को अनरीजनेबल लगेगा वो उसको डिसअलाउ कर देगा। Related persons including relatives of the individual, partners of a firm, members of HUF or AOP, directors of a company, any person with substantial interest in the assessee's business, इन लोगों को अगर आपने कुछ भी पैसा दिया और असेसिंग ऑफिसर को लगा कि आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो फिर असेसिंग ऑफिसर इस पैसे को डिसअलाउ कर देगा, ठीक है। 40A3 पेमेंट्स एक्सीडिंग 10,000 रुपीज या 35,000 रुपीज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, अगर आपने 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया किसी भी एक सिंगल इंसान को एक सिंगल डे पे, तो फिर आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब कैश में अगर आपने पेमेंट किया तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया किसी एक सिंगल पर्सन को एक सिंगल डे पे कैश में पेमेंट किया, मतलब बाय एनी मोड अदर देन द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या कैश, वो चेक, बैंक चेक, ड्राफ्ट वगैरह के अलावा अगर आपने पेमेंट किया, मतलब कैश में पेमेंट किया एक तरह से, तो फिर आपको उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हो तो फिर ये 10,000 की जगह 35,000 तक जाएगा, मतलब 35,000 तक आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, आपको रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो एंटायर एक्सपेंडिचर डिसअलाउड इफ पेमेंट मेड अदर देन बाय अकाउंट, पे, चेक, ड्राफ्ट और प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। एक्सेप्शंस इंक्लूड पेमेंट्स टू आरबीआई, एसबीआई, कोऑपरेटिव बैंक्स, गवर्नमेंट एंड फॉर अदर परचेजेस लाइक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज कवर्ड इन रूल 6DD। फिर आ जाता है आपके पास 40A3A, पेमेंट ऑफ प्रीवियसली अक्रूड एक्सपेंसेस एक्सीडिंग 10,000 रुपीज या 35,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब सिंपल है, सपोज मैं प्रीवियस ईयर 24-25 के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर 24-25 के बारे में मैंने बात की और मैंने एक जर्नल एंट्री पास यहां पर की, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। मैंने यहां पर
एक जर्नल एंट्री पास की, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब ये मैंने लेट्स से 20,000 रुपीज पर कर दिया, ये मैंने सपोज 20,000 रुपीज पर कर दिया। अब जो मेरा ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनेगा उसमें तो यहां पर मैंने परचेजेस में 10,000 रुपए का डिडक्शन ले लिया, और जो मेरी बैलेंस शीट बनेगी यहां पर मेरी लाइबिलिटी में क्रेडिटर दिख रहा होगा, सॉरी 20,000 रुपए का परचेजेस का डिडक्शन ले लिया, और यहां पर मेरा 20,000 रुपए का क्रेडिटर का बैलेंस दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर 25-26 में सपोज क्या किया, प्रीवियस ईयर 25-26 में मैंने इन क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, मैंने इन क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, 20,000 रुपए से मैंने इसको डेबिट किया और मैंने कैश में पेमेंट कर दिया, और मैंने यहां पर कैश में पेमेंट कर दिया। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या किया कि 10,000 से ऊपर का पेमेंट मैंने कैश में भी कर दिया और उसका मैंने पिछले साल में डिडक्शन भी ले लिया था। ठीक है, तो लॉ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप पहले किसी चीज का डिडक्शन ले चुके थे ये बोल के कि ये तो क्रेडिट में लिया है, बाद में इसका पेमेंट करूंगा, और बाद में आपने इसका पेमेंट कैश से किया, तो भी ये डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। तो such payments made otherwise than by prescribed modes deemed as income in the subsequent year, deeming provision does not apply in case covered by rule 6DD। ठीक है, ये जाने दो, रूल 6DD वगैरह अभी इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जाने दो इसको। 40A7 प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। तो डिसअलाउंस डज नॉट अप्लाई इफ प्रोविजन इज फॉर अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड और फॉर ग्रेचुइटी पेबल ड्यूरिंग द ईयर। अगर अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड के लिए आपने प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी बनाए तो उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा, या फिर अगर इसी साल आपको कोई ग्रेचुइटी पे करनी है और आपने उसके लिए अपना प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी मंगाया, उसका भी बनाया, उसका भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा। एप्लीकेबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड्स और एक्चुअल पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स। प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स, कौन कौन से प्रॉफिट्स टैक्स में चार्जेबल होंगे? तो देखो, सबसे पहले 41(1) डिडक्शन प्रीवियसली अलाउड फॉर लॉस, एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ बेनिफिट रिसीवेबल थ्रू रेमिशन और सेसेशन। मतलब पहले आपको लग रहा था कि आपको कोई खर्चा इनकर करना पड़ेगा, तो आपने P&L में उसको डेबिट करके उसका डिडक्शन ले लिया, बाद में वो वाली लायबिलिटी आपकी रही ही नहीं, तो फिर बाद में अगर वो वाली लायबिलिटी नहीं रही तो P&L आपका डेबिट हो चुका है, अब आपको P&L को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये प्रॉफिट आपका चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। The amount obtained or the value of benefit is deemed to be the income of the previous year in which the benefit was obtained। देखो, ये transfer of an asset used for scientific research not used for other purpose where deduction was claimed under section 35(1)। अब section 35 में आपको scientific research के लिए जब भी आप कोई asset वगैरह परचेज करते हो तो उसका आपको 100% का रिडक्शन मिल जाता है। तो जब आप उस asset को बेचते हो, जब आप उस asset को बेचते हो तो फिर क्या हो जाता है, वो जितना भी आपने डिडक्शन क्लेम किया था माइनस जो भी डेप्रिसिएशन लगना था, माइनस जो भी डेप्रिसिएशन लगना था, या जो भी सेल वैल्यू है, जो भी सेल वैल्यू बेसिकली जब आपने उसको बेचा ना, तो जो भी सेल वैल्यू है वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कोई एसेट खरीदा, अब आपने उसको जब खरीदा तो आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, तो 100% का आपको डिडक्शन मिल गया। अब 100% का आपको रिडक्शन मिल गया, सपोज ये आपका P&L है, आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया लेट्स से 1 लाख रुपीस का, तो यहां पर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को का डेबिट कर दिया 1 लाख रुपीस का, आपको 100% रिडक्शन मिल गया, क्योंकि आपने कहा कि मैं तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए कर रहा हूं। फिर 2-3 साल बाद आपने इसको बेच दिया, तो जब आपने इसको बेच दिया तो ये वाला जो एसेट है लेट्स से ये 20,000 रुपीस में बिका, लेट्स से 20,000 रुपीस में बिका, तो जब ये एसेट आपका 20,000 रुपीस में बिकेगा तो यहां पर ये 20,000 रुपीस आपके P&L में क्रेडिट हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि भाई एसेट को 80,000 रुपए से ही डेबिट करना था, पर आप 1 लाख रुपीस डेबिट कर चुके हो, तो 20,000 रुपीस क्रेडिट करके नलिफाई कर दो इफेक्ट को। ठीक है, taxable as business income in the year of sale to the extent of lower of deduction allowed under section 35(1)(4) और सेल प्रोसीड्स। बात वही आ जाती है, या तो जितना आपने ये लिया या फिर सेल प्रोसीड्स, इन दोनों में जो भी लोअर होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये लोअर वाली बात यहां पर क्यों लिखी कि मान लो आपका एसेट बिकता है 1,20,000 रुपीस पर, मान लो आपका जो एसेट है वो इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट 20,000 रुपीस, ये आपका बिकता है 1,20,000 रुपीस पर, तो P&L में यहां पर 120 क्रेडिट नहीं होगा, P&L में यहां पर 1 लाख रुपीस ही क्रेडिट होगा। जो 20,000 रुपीस आपको एक्स्ट्रा मिला है वो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट अगेंस्ट अ बैड डेट प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन। इसके बारे में तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा ही, जब हम लोगों ने बैड डेट के डिडक्शन के बारे में बात की तभी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करके दिखाया जहां पर रिकवरी ऑफ बैड डेट में कितना पोर्शन टैक्सेबल हो जाता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो ये वाला भी हो चुका है। ठीक, उसके बाद अब ये देखो, सर्टेन डिडक्शंस टू बी अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। तो सेक्शन 43B कहता है कि ये खर्चे आपको तभी अलाउड होंगे अगर आपने एक्चुअल में इनका पेमेंट किया है तो। ठीक है, तो सम्स पेबल, कंडीशंस फॉर डिडक्शन, स्पेशल प्रोविजंस फॉर MSMEs। देखो,
सम पेबल क्या हो गया? टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एम्प्लॉय वेलफेयर फंड्स, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट इन लिeu ऑफ लीव्स टू एम्प्लॉइज, सम पेबल टू इंडियन रेलवेज, राइट। इन सब का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप एक्चुअली इसका पे कर दोगे। तो डिडक्शन अलाउड इफ पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1) फॉर द प्रीवियस ईयर, अदरवाइज अलाउड इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट, अदरवाइज अलाउड इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम पेबल टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन भी आया हुआ है रिसेंट टाइम्स में। ठीक है, तो अगर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो उसका भी आपको रिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने एक्चुअल में उसका पेमेंट किया हुआ है। तो देखो, डिडक्शन अलाउड ओनली इन द प्रीवियस ईयर इन विच द सम इज एक्चुअली पेड। Deduction is allowed only in the previous year in which the sum is actually paid, adhering to the time limit specified in section 15 of the MSME Development Act 2006। ठीक है, अब ये जो सेक्शन 15 में टाइम लिमिट है, ये टाइम लिमिट क्या है? देखो, पेमेंट टर्म्स एज रिटन अग्रीमेंट व्हिच कैन नॉट एक्सीड 45 डेज और विद इन 15 डेज इफ नो अग्रीमेंट। मतलब आपको अगर किसी एमएसएमई को आपको पेमेंट करना है तो जो भी ड्यू डेट है पेमेंट की 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देना चाहिए, या फिर अगर अग्रीमेंट में कुछ लिखा है तो वो 15 दिन से ज्यादा की डेट हो सकती है, लेकिन 45 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। डिडक्शन इन द ईयर ऑफ अक्रूवल इफ पेड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। तो अगर आपने पे कर दिया, स्पेसिफाइड पीरियड में आपने पे कर दिया, तो जिस साल ये वाला एक्सपेंडिचर आपका अक्रू हुआ उसी साल आपको इसका रिडक्शन भी मिल जाएगा। डिडक्शन इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट इफ पेड आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड इवन इफ बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ 139(1)। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज लेट्स से 20th मार्च 2024 या 2025, 20th मार्च 2025 को आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया, अब आपको पे करना है, एमएसएमई को आपको पे करना है, और जो ड्यू डेट है वो है सपोज 15 डेज वाली। ठीक है, वो है सपोज आपने 15 डेज वाली। अब यहां पर क्या हुआ कि 15 डेज कब कंप्लीट होंगे? ठीक है, 20 तारीख से 15 दिन हमारे कब कंप्लीट होंगे? 31 माइनस 20 करो सबसे पहले, तो 31 माइनस 20, ये आ गए 11 दिन प्लस 4, तो 4th अप्रैल को 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, 4th अप्रैल को 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो लॉ कहता है कि अगर आपने पेमेंट 4th अप्रैल या उससे पहले कर दिया, अगर आपने ये पेमेंट 4th अप्रैल या उससे पहले कर दिया, सपोज आपने 2nd अप्रैल को पेमेंट कर दिया, सपोज आपने 2nd अप्रैल को पेमेंट कर दिया, तब तो प्रीवियस ईयर 24-25 में ही आपको इसका रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने 4 तारीख के बाद किया, मान लो आपने पेमेंट 5 तारीख को किया, मान लो आपने पेमेंट 5 तारीख को किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे यार इसी साल रिडक्शन दे दो ना, देखो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से तो पहले पहले कर दिया, अरे रिटर्न तो मैं जुलाई में फाइल करूंगा, मैंने पेमेंट तो अभी अप्रैल में ही कर दिया ना, तो इसी साल रिडक्शन दे दो। तो लॉ मेकर्स कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर जो डेडलाइन डिसाइड हुई है, चाहे वो 15 दिन की हो, 30 दिन की हो, 45 दिन की हो, अगर डेडलाइन डिसाइड हो चुकी है, उस डेडलाइन के बाद आप अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो उसका रिडक्शन आपको उसी साल मिलेगा जिस साल आपका वो पेमेंट, जिस साल आप वो पेमेंट करोगे। ठीक है, जिस साल आप वो पेमेंट करोगे। सो दिस इज डन। अब देखो, जो हम लोगों ने, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर्स एज स्टॉक इन ट्रेड। ये आता है सेक्शन 43CA। अब ये होता क्या है, जो कैपिटल गेन्स वाले हेड में हम लोगों ने सेक्शन 50C देखा था ना, वही यहां पर सेक्शन 43CA बनकर आता है। तो कैपिटल गेन्स वाले हेड में सेक्शन 50C क्या था कि अगर मैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचता हूं, ठीक है, सपोज मैंने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची 1 लाख रुपीस में, और इसकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो है सपोज 1,50,000 रुपीस, तो जो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगी उसको हम लोग 1,50,000 रुपीस मानेंगे। क्यों? क्योंकि द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन। राइट, एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर भी आ जाती है कि अगर मैं एक बिल्डर हूं और मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह से बेच रहा हूं, ठीक है, मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को स्टॉक एंड ट्रेड की तरह से बेच रहा हूं, मैंने बेचा 1 लाख रुपए में, लेकिन उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो है 1,50,000 रुपीस, तो मेरी सेल कंसिडरेशन क्या मान ली जाएगी? सेल कंसिडरेशन मेरी 1,50,000 रुपीस मान ली जाएगी। ठीक है, तो देखो, कंसिडरेशन लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डीम्ड एज कंसिडरेशन, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू less than 110% of the consideration, actual consideration deemed as full value, different agreement and registration dates, exactly same चीज हो जाती है कि अगर आपके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग है, डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग है, ठीक है, डेट ऑफ अग्रीमेंट आपका कुछ और है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका कुछ और है। मतलब जिस दिन आपने अग्रीमेंट किया उस दिन आपका जो अमाउंट डिसाइडेड था, मतलब ये वाली चीज हम लोगों ने कैपिटल गेन्स में भी देखी थी। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, सपोज आपने
सपोज 1 अप्रैल 2024 को अग्रीमेंट किया था, ठीक है, अग्रीमेंट किया था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचूंगा 1 लाख रुपए में, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको 1 लाख रुपए में बेचूंगा, ठीक है, ये कंसिडरेशन डिसाइड हुई थी और इस समय स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 1,05,000 रुपए, इस समय स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 1,05,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होते होते नवंबर आ गया, तो 1 नवंबर 2024 को रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है, तो कंसिडरेशन तो अभी भी 1 ही लाख रुपए है क्योंकि वो तो डिसाइड हो चुकी थी, लेकिन इतनी देर में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1,15,000 रुपए हो गई, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1,15,000 हो गई, ठीक है। तो अग्रीमेंट की डेट पर तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा नहीं थी, ठीक है। अग्रीमेंट की डेट पर जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो कंसिडरेशन की 110% से ज्यादा नहीं थी। कंसिडरेशन का 110% कितना आएगा? 1,10,000 ना। कंसिडरेशन का 110% कितना आएगा? 1,10,000। तो जिस दिन हमारा अग्रीमेंट हुआ था उस दिन जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन हमारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के 110% से ऊपर हो गई। तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो तो कहेगा भाई स्टैंप ड्यूटी वाली, तो वो बोलेगा कि ये 1,15,000 वाली स्टैंप ड्यूटी लो, और मैं बोलूंगा कि अरे यार जिस दिन अग्रीमेंट किया था उस दिन तो देखो ना, उस दिन हमारे मन में कोई चोरी थोड़ी थी। तो लॉ मेकर्स इसमें ये कहते हैं कि ठीक है, आप अग्रीमेंट की डेट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर कर सकते हो अगर अग्रीमेंट की डेट पर या उससे पहले कंसिडरेशन का थोड़ा सा भी पोर्शन, या तो पूरी कंसिडरेशन या तो थोड़ा सा पोर्शन आपको मिल चुका है बाय एनी वे अदर देन कैश, मतलब अकाउंट पेड चेक, अकाउंट पेड डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ क्लियरिंग सिस्टम, अगर आपको इससे मिल चुका है तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ ठीक है, आपके इंटेंशन में बेचना था तो आपको एडवांस में कुछ पैसा मिला और इसी दिन वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये वाली चीज यहां पर लिखी हुई है, डन। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे सेक्शन 44AA के बारे में, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। हम लोग यहां पर बात करेंगे कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, कैसे कैसे लोगों को कौन कौन से टाइप के अकाउंट्स को कंपल्सरीली मेंटेन करना ही पड़ता है, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो अब देखो, दो कैटेगरीज में लोगों को बांटा गया है, एक तो जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है और दूसरे अदर पर्सन हैं जो बिजनेस वगैरह करते हैं। तो पहले हम स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के बारे में बात करते हैं, यानी जो मेडिकल, लीगल, अकाउंटेंसी, फिल्म आर्टिस्ट हैं, इंजीनियरिंग में है, टेक्निकल कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चरल, इंटीरियर डेकोरेटर, कंपनी सेक्रेटरी या किसी भी अदर टाइप का जो भी सीबीडीटी नोटिफाई करता है अगर वो है, ठीक है। तो अब उसमें हम दो टाइप के लोगों को में बात करते हैं। अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 1,50,000 रुपीज से ज्यादा है इन ऑल द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो आपका प्रीवियस ईयर है उससे जस्ट पहले के 3 सालों में, तीनों सालों में आपकी ग्रॉस रिसीट्स अगर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो अदरवाइज, ठीक है। अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स पिछले तीनों सालों में, जैसे अभी मैं प्रीवियस ईयर 24-25 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर 23-24, 22-23 और 21-22, अगर प्रीवियस ईयर 21-22, 22-23 और 23-24 तीनों सालों में 1,50,000 रुपीज से ज्यादा है, ठीक है, मतलब 21-22 में भी 150 से ज्यादा थी, 22-23 में भी 150 से ज्यादा थी और 23-24 में भी 150 से ज्यादा थी। तो अगर तीनों सालों में जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वो 1,50,000 रुपीज से ज्यादा है तो आपको ये स्पेसिफाइड बुक्स बनानी पड़ेंगी। अदरवाइज आप कोई भी नॉर्मल बुक्स ऐसी बना लो जिससे असेसिंग ऑफिसर आपकी टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट कर पाए एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। अब स्पेसिफाइड बुक्स आपको कौन कौन सी बनानी होंगी, पहले अदर्स के लिए देख लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स के लिए देखते हैं। तो अदर्स के लिए आप लोगों को ये 6 किताबें बनानी होंगी, 5 किताबें बनानी होंगी, कैश बुक, जर्नल, लेजर, अपने बिल्स और रिसीट्स की 25 रुपए या उससे ज्यादा, 25 रुपए से ज्यादा की बिल्स की कार्बन कॉपीज रखनी पड़ेंगी, और जो भी आपको बिल्स मिले हैं, ठीक है, ओरिजिनल बिल्स इशूड टू हिम, जो आपको बिल्स, जो आपने सामान खरीदा वगैरह है, जो आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तो 50 रुपए से ज्यादा का जितना भी आपने एक्सपेंडिचर किया है उसके ओरिजिनल बिल्स आपको लेके रखने पड़ेंगे, ठीक है। और डॉक्टर्स के लिए एक तो डेली रजिस्टर होता है फॉर्म 3C में, वो बनाना पड़ेगा, और दूसरा एक दवाइयों की इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी, ठीक है, एक दवाइयों की इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ ये सारी बुक्स भी आपको बनानी होंगी, ठीक है, उसके साथ साथ ये सारी की सारी बुक्स भी आप लोगों को बनानी होंगी, डन। तो ये तो हो गया स्पेसिफाइड प्रोफेशन का। उसके बाद अदर पर्संस, बिजनेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो क्या होगा, और अगर अदर्स है तो क्या होगा। इंडिविजुअल या एचयूएफ में अगर आप देखो तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट्स 25 लाख रुपए से ज्यादा है इन एनी वन ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अकाउंटिंग ईयर, मतलब हम प्रीवियस ईयर 24-25 के बारे में बात करते हैं, 21-22, 22-23
या फिर 23-24, इन तीनों में से किसी भी एक साल में अगर इनकम 2,50,000 रुपीज से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट्स 25 लाख रुपीज से ज्यादा है, अगर इनकम 2,50,000 रुपीज से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट्स 25 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो फिर आपको नॉर्मल बुक्स बनानी होंगी जिससे असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को कंप्यूट कर पाए। अदरवाइज आपको कोई बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं हो, अगर आप कोई और हो, तो फिर यहां पर ये इनकम 2,50,000 रुपीज की जगह आ जाएगा 1,20,000 रुपीज और ग्रॉस रिसीट्स 25 लाख रुपीज की जगह पे आ जाएगा 10 लाख रुपीज। बाकी सब कुछ एकदम सेम है। मतलब हम प्रीवियस ईयर 24-25 में बैठे हुए, तो प्रीवियस ईयर 21-22, 22-23 या 23-24, इन तीनों में से किसी एक भी साल में अगर इनकम 1,20,000 रुपीज क्रॉस हो जाती है या ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख रुपीज क्रॉस हो जाती है, तो फिर आपको नॉर्मल बुक्स बनानी होंगी जिससे असेसिंग ऑफिसर आपकी टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट कर पाए। अदरवाइज आपको कोई बुक्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप इससे बुक्स नहीं बना पाते हो तो आपको पेनल्टी लग जाती है। तो इफ अ पर्सन फेल्स टू कीप एंड मेंटेन एनी सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 44AA इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीवियस ईयर टू रिटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज वुड बी लेविएबल अंडर सेक्शन 271A। तो पेनल्टी लग जाएगी। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 44AA जो हो गया वो तो हो गया कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, और अब हम लोग यहां पर आ रहे हैं 44AB में। 44AB क्या है? 44AB है मैंडेटरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्संस। मतलब आपको अपना ऑडिट कब कराना कंपल्सरी होगा। ठीक है, आपको अपना ऑडिट कब कराना कंपल्सरी होगा। तो देखो, बिजनेस वाले लोगों के लिए आपको ऑडिट तब कराना है अगर आपका टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा हो जाती है इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, लेकिन अच्छा इसमें क्या है? ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD1। अभी 44AD के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रिजम्पटिव स्कीम वाली होती है वो, आज ही उसको भी निपटा लेंगे। प्रिजम्पटिव वाले को भी आज ही निपटा लेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि इसके बाद सीधा प्रिजम्पटिव वाला ही आ जाता है, प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजंस। तो प्रिजम्पटिव इनकम भी आज ही निपट जाएगा। उसके बाद बहुत थोड़ा सा पोर्शन बचेगा जिसको फिर हम लोगों को कल करना होगा। ठीक है, प्रिजम्पटिव के बाद बस एक ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस बचेगा। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से एग्रीकल्चरल इनकम है। तो स्पेक्युलेटिव और एग्रीकल्चरल दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे, उसको हम लोग कल कर लेंगे। तो आज हम लोग प्रिजम्पटिव तक पूरा का पूरा निपटा लेंगे पीजीबीपी में। ठीक है, ओके। तो चलो ऑडिट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ऑडिट में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपकी टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ रुपीस से ज्यादा होती है तो आपको अपना ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अब ये जो 1 करोड़ वाली लिमिट है, ये 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ भी जा सकती है, लेकिन 10 करोड़ के लिए आपके पास एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। मतलब आप 1 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तब भी अगर आप चाहो तो आपको ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ सकती। ठीक है, मतलब 10 करोड़ के ऊपर होगा तभी आपको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 10 करोड़ के ऊपर होगा तभी आपको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये कब होगा? इफ द कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल। मतलब आपके जो टोटल रिसीट्स हैं उसका 5% या उससे कम भी कैश में आपने रिसीव किया है, और आपके जो टोटल खर्चे हैं उसका 5% या उससे कम आपने कैश में किया है। ठीक है, तो अगर आपके 100, अगर मान लो आपके 100% रिसीट्स का 5% से भी कम आपने कैश में लिया है, तो फिर आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट 10 करोड़ के टर्नओवर तक नहीं है। 10 करोड़ का टर्नओवर होगा तभी आपको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, असेसी अंडर सेक्शन 44AE। 44AE वाले कौन से असेसीज होते हैं? जिनके पास 10 या 10 से कम गुड्स कैरेजेस होती हैं। ठीक है, मतलब ये भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ जाता है। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ जाता है। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में हम लोग बात करें, काम करते हैं। ये वाले जो 3 पॉइंट्स है ना, इन 3 पॉइंट्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स के बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड है, तो पहले प्रिजम्पटिव टैक्सेशन देख लेते हैं, उसके बाद वापस यहां पर आ जाएंगे। ठीक, प्रोफेशन के केस में कब आपको ऑडिट कराने की जरूरत है? जब आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा हो जाए इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, जब आपकी ग्रॉस रिसीट्स प्रीवियस ईयर में 50 लाख से ज्यादा हो जाए तो फिर आपको ये कराने की जरूरत है। ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44ADA1, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, प्रिजम्पटिव इनकम से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो अब जैसे मैं प्रोफेशनल हूं, ठीक है, अब मुझे अपना ऑडिट कब कराने की जरूरत पड़ती है? जब मेरी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ऊपर हो जाए। तो अगर मेरी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से कम है तो मुझे वो कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है कि ये लिमिट भी 50 लाख की जगह 75 लाख रुपीस तक जा सकती है।
ठीक है, ये लिमिट 50 लाख रुपीस की जगह 75 लाख रुपीस तक जा सकती है। बात वही आ जाती है कि अगर मेरे जो टोटल पेमेंट्स हैं और टोटल जो भी मेरे टोटल पेमेंट्स हैं उसका 5% से कम मैंने उसमें किया हुआ है, 5% से कम मैंने कैश में किया हुआ है, और जो भी रिसीट्स हैं उससे भी 5% से कम मैंने कैश में किया हुआ है। ठीक है, तो नोटिफाइड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AA विद ग्रॉस रिसीट्स लेस देन 50 लाख रुपीस रिक्वायर्ड इफ प्रॉफिट्स लेस देन 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट, ये प्रिजम्पटिव वाले, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, नोटिफाइड नहीं ठीक है, ये प्रिजम्पटिव वाला है, ये प्रिजम्पटिव वाले के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, प्रिजम्पटिव वाले के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो अब ऑडिट में क्या हो गया, पेनल्टी फॉर फेलियर टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, सेक्शन 271 बी यहां पर लग जाता है। तो द पेनल्टी अमाउंट विल बी द लेसर ऑफ द टू ऑप्शंस बिलो, हाफ अ परसेंटेज ऑफ यानी 0.5% ऑफ टोटल सेल्स बिजनेस टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स फॉर दैट ईयर और ऑफ देयर ग्रॉस प्रोफेशनल रिसीट्स और 1,50,000 रुपीज, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपकी पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, और अब हम लोग आ जाते हैं आज के आखिरी टॉपिक पर, एंड दैट इज प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजंस। तो नाउ लेट्स कम टू प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजंस। अब ये जो प्रिजम्पटिव इनकम वाले प्रोविजंस होते हैं ये क्या होता है, इसका मैं आपको एक ब्रीफ देता हूं। सेक्शन 44AD से ही मैं आपको इसका एक ब्रीफ दूंगा। देखो, सरकार कहती है, मतलब जैसे जो भी छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके लिए सरकार ने थोड़ी सी आसानी बना रखी है। कैसे आसानी बना रखी है मैं बताता हूं। आप कोई भी अगर बिजनेस करते हो तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करनी पड़ेंगी, आपको अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और फिर उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका निकल कर आएगा कि देखो आपका इतना प्रॉफिट हो रहा है, और उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना होगा, राइट। ठीक है, सरकार कहती है कि एक काम करते हैं, अगर साल भर में आपका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है, अगर साल भर में आपका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है, मतलब मान लो आपका टर्नओवर है लेट्स से 1 करोड़ 80 लाख रुपीस, मान लो आपका टर्नओवर है 1 करोड़ 80 लाख रुपीस, तो आप सिंपली अगर आप चाहो तो आप ये कह सकते हो कि भाई 8% ऑफ 1 करोड़ 80 लाख रुपीस, व्हाट इज 8% ऑफ 1 करोड़ 80 लाख रुपीस, व्हाट इज 8% ऑफ 1 करोड़ 80 लाख रुपीस, 1 करोड़ 80 लाख रुपीस का 8% कितना आया, 14,40,000 रुपीस, यह आया 14,40,000 रुपीस। ठीक है, 1 करोड़ 80 लाख रुपीस का 8% यानी 14,40,000 रुपीस। तो लॉ कहता है कि आप अगर चाहो तो मान लो कि 14,40,000 रुपीस ही आपका प्रॉफिट है और उसी पर टैक्स दे दो। आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बुक्स को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज प्रिजम्पटिव इनकम, मतलब आपका टर्नओवर अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर अंदर हुआ तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये आपकी इनकम है, हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये आपकी इनकम है। डन। अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट तक हो रहा है तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये आपकी इनकम है, 14,40,000 रुपीस तक की आपकी इनकम है। डन, राइट। अब आपका मन कर रहा है कि नहीं सर मैं 8% से ज्यादा दिखाना चाहता हूं, आप बिंदास दिखाइए, लेकिन अगर आपका मन करेगा कि मैं 8% से कम दिखाना चाहता हूं तो लॉ कहता है फिर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ और उसका ऑडिट करवाओ। सिंपल है ना, एकदम लॉजिकल सी बात है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार 14,40,000 रुपीस तो बहुत है, इतना प्रॉफिट थोड़ी हुआ, मेरा प्रॉफिट तो और कम हुआ, तो सरकार पूछेगी ना कि भाई आपको कैसे पता आपका प्रॉफिट कम हुआ, मतलब यू मस्ट हैव ऑलरेडी मेंटेन सम बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना, तो आपके पास ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है, तो ठीक है आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा दीजिए, उनका ऑडिट करा लीजिए। अगर आपका ऑडिटर भी सही बोल देता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये वाली जो प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजन है ये तो आपकी सहूलियत के लिए ही बनाए, ये आपकी सहूलियत के लिए बनाए। सुनो अब मेरी बात ध्यान से, यहां पर सरकार ने आपको एक और इंसेंटिव दिया। सरकार ने कहा कि आपके जो टोटल रिसीट्स हैं वो 1 करोड़ 80 लाख की हैं, इस 1 करोड़ 80 लाख रुपए में से, इस 1 करोड़ 80 लाख रुपए में से मान लो 1 करोड़ 20 लाख रुपीस की जो रिसीट्स हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से हुई हैं, मतलब या तो वो बैंक के थ्रू आया है, या तो यूपीआई के थ्रू आया है, या तो चेक मिला है, या तो ड्राफ्ट मिला है वगैरह वगैरह। और 60 लाख रुपीस की जो इनकम है और 60 लाख रुपीस की जो रिसीट्स हैं वो आपकी नॉन उसमें हुई हैं। ठीक है, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से नहीं हुई है, वो आपकी कैश वगैरह से हुई है। तो लॉ कहता है कि इस 60 लाख रुपीस का 8% लो, लेकिन इस 1 करोड़ 20 लाख रुपीस का सिर्फ 6% ले लो, वो आपकी इनकम मान लेंगे हम। ठीक है, तो लॉ बहुत, मतलब जो सरकार है वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि आप ब्लैक मनी का इस्तेमाल ना करो, आप कैश का इस्तेमाल ना करो, और आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करो। तो उसके लिए आपको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि अगर आपने डिजिटल ट्रांजैक्शन किया तो इंस्टेड ऑफ 8% ऑफ द रिसीट्स हम मान लेंगे ओनली 6% ऑफ द रिसीट्स, तो आपकी इनकम और कम आ जाएगी, आपको टैक्स और कम देना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई।
और यहां पर पिछले साल से सरकार ने शर्त और बढ़ा दी है। सरकार ने कहा कि क्यों 2 करोड़ तक का, क्यों 3 करोड़ रुपए तक का भी अगर आपका टर्नओवर है तब भी आप 44 एडी में आ सकते हो। सरकार ने कहा 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ रुपए तक का भी अगर आपका टर्नओवर है तब भी आप 44 एडी में आ सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए करना होगा कि आपकी जो कैश रिसीट्स हैं वो टोटल रिसीट्स की 5% या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो कैश रिसीट्स हैं वो टोटल रिसीट्स की 5% या उससे कम होनी चाहिए। अगर आपकी कैश रिसीट्स टोटल रिसीट्स के 5% या उससे कम है तो आप 3 करोड़ तक के टर्नओवर पर भी प्रिजम्पटिव इनकम वाले प्रोविजंस ले सकते हो। ठीक है, 3 करोड़ के ऊपर, 3 करोड़ तक, मतलब अगर सपोज आपका 2 करोड़ 80 लाख का है, अगर आपका 2 करोड़ 80 लाख की टोटल रिसीट्स है, ठीक है, और इसका सिर्फ 4% कैश में आया है, इसका सिर्फ 4% कैश में आया है, 2 करोड़ 80 लाख, इसका सिर्फ 4% कैश में आया है, यानी 11,20,000 कैश में आया है। ठीक है, 11,20,000 कैश में आया है और 2 करोड़ 80 लाख में से 11,20,000 माइनस करेंगे, ये कितना आया, 268.80 या 268.80। ठीक है, तो इसका 6% यानी 16,12,800 और इसका 8% 89,600, इन दोनों को टोटल करेंगे 16,12,800, इन दोनों को टोटल करेंगे और आपकी जो टोटल इनकम मानी जाएगी वो 17,2,400 की ही मानी जाएगी। आपकी जो इनकम मानी जाएगी वो 17,02,400 रुपीज की ही इनकम मानी जाएगी। ठीक है, आपकी इनकम इतने की ही मानी जाएगी, इससे ज्यादा की आपकी इनकम मानी ही नहीं जाएगी। दिस इज प्रिजम्पटिव इनकम। आप डेफिनेटली अगर आप चाहो इससे ज्यादा दिखाना आप दिखा सकते हो, लेकिन अगर आप इससे कम दिखाना चाहोगे तो फिर आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी और उनका ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, डन। तो इसलिए जो ऑडिट कराने वाली बात थी वो मैं प्रिजम्पटिव इनकम वालों के लिए मैं आपसे कह रहा था, बाद में अभी थोड़ी देर में आएंगे, इसीलिए कह रहा था कि प्रिजम्पटिव इनकम वालों को इवन दो आप देखो ना 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है लेकिन फिर भी ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं है, इनफैक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अगर ये प्रिजम्पटिव इनकम वाले में जाते हैं तो। ठीक है, तो देखो रेजिडेंट्स के लिए यही है, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म एक्सेप्ट एलएलपी नॉट क्लेमिंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10AA चैप्टर 6 है। डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स क्या है, 8% ऑफ द टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स और हायर सम क्लेम्ड या 6% फॉर द टर्नओवर रिसीव्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड्स अकाउंट पे चेक बैंक ड्राफ्ट बाय द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, अच्छा हाँ, ये भी मजेदार बात होती है कि ये जो 6% वाली बात है ना, ये 2 करोड़ 68 लाख रुपीज 2 करोड़ 68 लाख 80,000 रुपीज, ये वाली जो आप रिसीट्स है ये आप कह रहे हो कि ये तो मुझे बैंक में मिली, लेकिन ये बैंक में आपको मिली कब तक मिली, ये प्रीवियस ईयर 24-25 में आपका इतना टर्नओवर हुआ, सारा का सारा तुरंत तो सेटल होगा नहीं, थोड़ा बहुत आपका क्रेडिट में भी मिलेगा, थोड़ा बहुत आप क्रेडिट में भी तो माल बेचोगे ना। तो मान लो आपने 2 करोड़ 68 लाख 80,000 रुपीज के माल में से आपने सपोज 80,000 रुपीज का जो माल है वो आपने क्रेडिट में सेल किया था, आपको पता है कि 80,000 रुपीज वाला पेमेंट मुझे बैंक से ही मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिला है, तो अभी जब तक आपको मिलेगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि आपको बैंक से मिलने वाला है, और अगर पता नहीं चलेगा तो ये कैसे पता चलेगा कि इस पे 6% का वो इनकम लगानी है या इस पे 8% की इनकम लगानी है। तो लॉ कहता है रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट से पहले तक अगर ये बैंक से आ गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आ गया, तब तो कोई पंगा नहीं है, 6% के रेट से आपकी इनकम मान ली जाएगी। लेकिन अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक ये पैसा आपके पास बैंक से नहीं आया तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते भाई कि बैंक से आएगा या कैश से आएगा, तो हम इस पर 8% लगाएंगे। ठीक है, तो ये वही है कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले मिल गया तब तो 6%, अदरवाइज 8%। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी स्पेसिफाइड प्रोफेशंस, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशंस वाले होते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, फिल्म वगैरह, ये सब हम लोगों ने देखा, इनके लिए अलग प्रिजम्पटिव स्कीम वाला सेक्शन है, तो इन पे 44 AD नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम कमीशन या ब्रोकरेज, एजेंसी बिजनेस, इन पे नहीं लगेगा। तो अब देखो ये आ जाता है 44 ADA, 44 ADA आ जाता है स्पेसिफाइड प्रोफेशंस पर। ठीक है, और यहां पर होता है कि अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख या उससे कम है, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपीस या उससे कम है तो 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स आपकी इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, एकदम सिंपल। जैसे इसमें 44 AD में क्या था कि अगर 2 करोड़ तक की आपकी इनकम है तो 8% ऑफ योर टोटल रिसीट्स
8% ऑफ टोटल रिसीट्स आपकी इनकम मान ली जाएगी। यहां है कि अगर 50 लाख तक आपकी रिसीट्स हैं तो 50% ऑफ योर टोटल रिसीट्स विल बी कंसिडर्ड एज इनकम। और यहां पर भी अब ये 50 लाख को बढ़ाकर 75 लाख रुपीस किया गया है अगर आपकी टोटल रिसीट्स का 5% या उससे कम कैश में आया है तो। सिंपल। 44 एडीए हो गया, 44 एडीए हो गया, और उसके बाद आता है 44 एई। 44 एई होता है ट्रांसपोर्ट कैरेज वाले लोगों के पास, मतलब जिनके पास साल भर में गाड़ियां, जो ट्रक्स को प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस। गुड्स कैरेजेस मतलब ऐसी गाड़ियां जिन पे सामान लाद के ढोया जाता है, ठीक है। गुड्स कैरेजेस का मतलब ऐसी गाड़ियां जिन पे सामान लाद के ढोया जाता है। तो ऐसी गाड़ियां जिनके पास हैं, एक साल में 10 या 10 से कम गाड़ियां जिनके पास हैं, वो 44 एई में अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर डिपेंड करता है कि आपके पास हैवी वेट वाली व्हीकल्स हैं या लाइट वेट वाली व्हीकल्स हैं, ठीक है। हैवी वेट वाली व्हीकल्स कौन सी होती हैं? जिनके पास 12,000 किलो या उससे ऊपर की व्हीकल्स होती हैं, उनको हैवी वेट बोलते हैं, और 12,000 किलो से कम वाली व्हीकल्स को लाइट वेट व्हीकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हैवी गुड्स व्हीकल अगर आपकी है तो उसके लिए आपकी इनकम कैसे मानी जाती है? 1,000 रुपीज पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट पर मंथ। तो जो भी ग्रॉस व्हीकल वेट होता है 1,000 रुपीज पर टन, जैसे 1,000 किलो इज इक्वल टू 1 टन। तो अगर मान लो मेरे पास कोई व्हीकल है 15,000 किलो की, मतलब 15 टन, तो 1,000 रुपीज इंटू 15 फॉर एवरी मंथ ऑफ द टाइम दैट आई हैव ओन्ड द व्हीकल, ठीक है। तो 1,000 रुपीज इंटू 15 फॉर एवरी मंथ दैट आई हैव ओन्ड द व्हीकल, वो मेरी प्रिज्यूम्ड इनकम मानी जाएगी, ठीक है। और बाकी व्हीकल्स के लिए, मतलब लाइट वेट व्हीकल्स के लिए 7,500 रुपीज पर मंथ। यहां पर वेट से कोई मतलब नहीं है, लाइट गुड्स व्हीकल्स तो 7,000 रुपीज, 7,500 रुपीज पर मंथ, ठीक है। और एक्चुअल अर्निंग्स विच एवर इज हायर ऑब्वियसली, ठीक। तो अब देखो, Maintenance of books and audit requirements. तो individuals declaring profits as per section 44 AD और ADA are exempt from maintaining detailed books of accounts or undergoing audits. Advance tax obligation क्या होती है? तो assessees eligible under section 44 AD and 44 ADA must pay advance tax by 15th of March of the relevant financial year. Consequences क्या होते हैं 44 AD से opt out करने के? तो if an assessee discontinues using 44 AD for any year within a 5-year period, they lose eligibility to opt for this section for the next 5 years. इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज आपने प्रीवियस ईयर 24-25 इज द फर्स्ट ईयर व्हेन यू ऑप्टेड फॉर 44 एडी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 24-25 आपने पहली बार 44 एडी के लिए ऑप्ट किया। नाउ लॉ सेज कि आपको अब 5 साल तक 44 एडी में ही रहना पड़ेगा। अगर आप इन 5 सालों के बीच में कभी भी 44 एडी से शिफ्ट आउट करते हो, ऑप्ट आउट करते हो, तो फिर जिस साल आपने शिफ्ट आउट किया उसके अगले 5 सालों तक आप वापस 44 एडी में नहीं आ सकते, ठीक है। तो upon opting out and if the income exceeds the basic exemption limit, the assessee must maintain detailed books and gets them audited as per Income Tax Act's requirements. For instance, an assessee who uses section 44 AD for assessment year 21-22 but opts out by offering lower income in the assessment year 24-25 will not be eligible for the benefits of section 44 AD from the assessment year 25-26 till assessment year 29-30, अगले 5 साल तक के लिए। During this period, they must maintain books of accounts and get them audited if their total income exceeds the exemption limit, regardless of their income or turnover. ठीक है। तो आओ सबसे पहले स्पेक्युलेटिव बिजनेस को देखते हैं। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का पहले तो आप लोग ट्रीटमेंट समझ लो, पहले मतलब समझ लो। स्पेक्युलेशन का मतलब क्या होता है? सट्टा लगाना, कि मैं गेस कर रहा हूं कि देखो ऐसा कुछ होने वाला है, और अगर मेरा तुक्का सही निकल आया तो फिर मुझे पैसा मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके। तो अब यहां पर क्या होता है कि जो शेयर ट्रेडिंग वाले बिजनेसेस होते हैं उनको ये लोग स्पेक्युलेशन बिजनेस बोलते हैं। ट्रेडिंग में होता क्या है? ट्रेडिंग में ये होता है कि मैं आज सुबह खरीदूंगा कोई शेयर और शाम को उसको बेच दूंगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप शेयर को खरीदते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में एक दिन के बाद आता है, डिपॉजिट होता है, राइट। तो आपने अगर सपोज आज सुबह 9:15 बजे जब स्टॉक मार्केट खुला, आपने रिलायंस के 10 शेयर्स खरीदे, ठीक है। अब वो आपके डीमैट अकाउंट में तो कल आएंगे, लेकिन आपने कल आने से पहले ही, आज ही दोपहर को 3:30 बजे जब मार्केट बंद होने वाला था, तो आपने अपने तुरंत शेयर्स बेच दिए। तो सुबह सपोज आपने लेट्स से 1,500 रुपीज पर शेयर के प्राइस पर खरीदे थे और शाम को आपने 1,600 रुपीज के प्राइस पर बेच दिए, तो दिन भर में आपको 100 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, यहां पर आपको शेयर्स की डिलीवरी नहीं मिली, लेकिन फिर भी आपने क्योंकि बुक कर दिया था और फिर आपने शाम को अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, इसलिए दिन भर में आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने सुबह जब शेयर्स खरीदे तो ये आपके डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट कब होंगे? तो ये आपके डीमैट अकाउंट में अगले दिन डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। ये आपके डीमैट अकाउंट में अगले दिन डिपॉजिट होते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा।
यहां पर क्यों ऐसा नहीं होगा? यहां पर इसीलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर आपने दोपहर को ही उन शेयर्स को वापस बेच भी दिया। तो आपने सुबह 9:15 जब मार्केट खुला तो आपने शेयर्स को खरीदा और दोपहर को 3:30 जब मार्केट बंद होने वाला था तो आपने शेयर्स को बेच दिया। तो शेयर्स आपके पास डिलीवर हुए ही नहीं और उससे पहले ही आपने इन शेयर्स को बेच दिया, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। दिन भर में जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ उसका बेनिफिट आपने उठाया, उसकी वजह से जो भी आपको प्रॉफिट आया वो आपको मिला। ठीक है, तो अब यहां पर मीनिंग ऑफ स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो यहां पर आएगा ट्रांजैक्शन सेटल्ड विदाउट एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी और स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं या स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता है वो नॉर्मल बिजनेस से अलग देखा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस में आपका कोई लॉस है और नॉर्मल बिजनेस में आपका कोई प्रॉफिट है तो आपने उन दोनों को सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, इस तरह से नहीं हो सकता है, इस तरह से ये चीज नहीं हो सकती है। इसे मैं फोन को साइलेंट पे कर लूं। ठीक है, इस तरह से ये चीज नहीं हो सकती है। डन। तो अब यहां पर आपका जो भी स्पेक्युलेटिव बिजनेस है उसको अलग ही ट्रीट किया जाता है। तो देखो, इट इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम अदर बिजनेसेस। लॉसेस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। लॉसेस कैरीड फॉरवर्ड ओनली कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है, अगर इस साल आपका किसी स्पेक्युलेटिव बिजनेस में कोई लॉस था, आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, तो अगले साल आप सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में ही इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। Profits and losses from speculative transactions are distinct from other business activities. ठीक है, मीनिंग के बारे में हम लोगों ने यहां पर बात कर ली। तो बिजनेस इन्वॉल्विंग परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स आर डीम्ड टू बी स्पेक्युलेटिव अनलेस इनकम मेनली फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब क्या हो गया यहां पर? यहां पर ये हो गया कि देखो, अगर आप ये कर रहे हो ना, अगर आप सेल परचेज या सेल ऑफ शेयर्स का कर रहे हो, ठीक है, मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप सिर्फ परचेज और सेल ऑफ शेयर्स कर रहे हो, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, तो इसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस माना जाता है। ठीक है, इसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस माना जाता है। लेकिन मान लो आपकी बाकी इनकम में ना तो सैलरी इनकम है और ना ही पीजीबीपी इनकम है। ठीक है, मान लो आपकी जितनी भी बाकी इनकम है वो उसमें ना तो कोई सैलरी इनकम है और ना ही कोई पीजीबीपी इनकम है। भाई आइडियल तरीके से आप लोग ये सोच के देखो कि आप लोग जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाओगे तो जब आप जॉब करोगे, या तो आप जॉब करोगे या तो अपना बिजनेस करोगे। अगर आपने जॉब किया तो जो भी आपकी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड में टैक्सेबल होगी। अगर आपने बिजनेस किया तो जो भी आपकी इनकम होगी वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। तो आप ये सोचकर देखो, मैं शेयर ट्रेडिंग कर रहा हूं, मेरी ना तो कोई सैलरी इनकम है ना ही मेरी कोई अदर पीजीबीपी इनकम है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या ये मैं स्पेक्युलेशन कर रहा हूं? नहीं, ये मेरा नॉर्मल धंधा है। तो बिजनेस इन्वॉल्विंग परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स इज डीम्ड टू बी स्पेक्युलेटिव अनलेस इनकम इज मेनली फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। मतलब मेरी जो बाकी इनकम है वो या तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से है, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है, या कैपिटल गेन से है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से। तो मतलब लॉ मेकर्स को पता चल जाएगा यार इसका तो मेन धंधा ही है कि ये शेयर की ट्रेडिंग वगैरह करता है। तो प्रिंसिपल बिजनेस इज ट्रेडिंग इन शेयर्स, बैंकिंग या ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो इस टाइप की भी जो भी कंपनीज होती हैं वो शेयर ट्रेडिंग वाले ट्रांजैक्शंस जब करती हैं तो उनको स्पेक्युलेटिव नहीं माना जाता है। अब देखो, ये एक पॉइंट है, ये आपको 5 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने होंगे कि इन ट्रांजैक्शंस को स्पेक्युलेटिव नहीं माना जाता है। आपको देखने से लगेंगे कि सर ये भी तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस। कौन कौन से? hedging contracts in respect of raw materials, merchandise, stocks and shares, forward contracts, trading in derivatives, trading in commodity derivatives। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। अरे, तो लास्ट टॉपिक हमारा पीजीबीपी के अंदर का है वो है एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो देखो एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ तो चालाकी की है जिससे एग्रीकल्चरल इनकम को वो थोड़ा सा, उस पे थोड़ा बहुत टैक्स वो लोग ले सकते हैं। हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि चालाकी की है, हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि चालाकी नहीं की है, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम वन ऑफ द 3 सोर्सेस। ठीक है, कौन कौन से? या तो रेंट या रेवेन्यू फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको आपने किराए पर दे दिया, उससे जो भी रेंट आया, या उस जमीन को यूज करके आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचा तो उससे जो भी रेवेन्यू आया वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग टू मेक प्रोड्यूस मार्केट रेडी। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो, जो भी प्रोसेसिंग वगैरह करते हो जिससे आपका प्रोड्यूस मार्केट रेडी हो जाता है, मार्केट में बेचने योग्य हो जाता है, उससे वो भी आपको मिल जाता है।
और डायरेक्ट सेल्स बाय कल्टीवेटर्स एंड इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग्स नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। तो अगर डायरेक्टली आपने सेल कर दिया या फार्म बिल्डिंग्स, आपने अपनी कोई फार्म बिल्डिंग बनाई, फार्म बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर थोड़ा बहुत खेती से रिलेटेड काम हो रहा है, तो उससे भी जो भी इनकम आती है वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है। ठीक है, फॉर क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग पार्शियल सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड पार्शियल यूज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग एल्स, यूज द फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, तो अब ये जैसे इस टाइप का ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि मिस्टर कमल ग्रोस पैडी एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइस इन हिज ओन राइस मिल। तो ये क्या करते हैं, ये पैडी उगाते हैं। ठीक है, पैडी क्या होता है, जो चावल हम लोग खाते हैं ना, तो चावल से पहले एक्चुअली वो पैडी होता है। पैडी को हिंदी में बोलते हैं धान, राइट। तो क्या होता है, वो चावल की कवरिंग होती है। तो चावल जैसे मूंगफली होती है ना, मूंगफली का छिलका उतारते हैं, उसके बाद फिर मूंगफली को खाते हैं, उसी तरह से चावल भी छिलके के अंदर आता है। तो जो छिलके सहित चावल होता है उसको हम लोग पैडी बोलते हैं, और जब छिलका उतर जाता है तो वो चावल बन जाता है, राइट। तो मिस्टर कमल ग्रोस पैडी एंड यूजेस द सेम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइस इन हिज ओन राइस मिल। तो ये इनका खेत है, ये अपने खेत पे धान उगाते हैं और उस धान का इस्तेमाल करते हैं अपनी ही राइस मिल में चावल बनाने के लिए, right? The cost of cultivation of 40% of paddy produce is 7 lakh rupees, which is sold for 15 lakh rupees. तो पूरा पैडी प्रोड्यूस का 40% इन्होंने 7 लाख रुपए में प्रोड्यूस किया, 15 लाख रुपए में बेचा। इसमें तो कोई डाउट आ ही नहीं सकता कि सर ये 15 लाख माइनस 7 लाख रुपए जो भी आपकी इनकम होगी, दैट इज कंप्लीटली एग्रीकल्चरल इनकम। इसमें तो दूर दूर तक कोई डाउट आ ही नहीं सकता। एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द बैलेंस 60% ऑफ द पैडी इज 12 लाख रुपीज। तो जो बचा हुआ पैडी है, उस 60% पैडी है, उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन क्या है, 12 लाख रुपए है। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सच पैडी इज 24 लाख रुपीज। मार्केट वैल्यू ऑफ सच पैडी इज 24 लाख रुपीज। अब यहां पर आप लोग बात को समझना, ये जो बचा हुआ 60% ऑफ द पैडी है, अगर मैं इसको मार्केट में बेच देता हूं तो मुझे 24 लाख रुपए मिलेगा, और मेरा इस 60% ऑफ द पैडी पर जो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम होगी वो कितनी होगी, वो होगी 24 लाख माइनस 12 लाख, राइट। लेकिन अगर मैं इस पैडी को, जो बचा हुआ 60% पैडी है, इसको अपने खेत से उठाकर अपनी राइस मिल में ले जाकर चावल बनाने के लिए यूज करता हूं, तो फिर क्या होगा, तो भी वही चीज होगी। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है और एक राइस मिल डिपार्टमेंट है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट भी आपको रिपोर्ट करता है कि देखिए सर हमारा इतना इतना प्रॉफिट हुआ, और राइस मिल डिपार्टमेंट भी आपको रिपोर्ट करता है कि देखिए सर हमारा इतना इतना प्रॉफिट हुआ। अब आप एक बार को सोच के देखो, क्या एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट 24 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू का पैडी ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा? नहीं ना। वो कहेगा यार ठीक है, तुम्हें हम लोगों से पैडी चाहिए, तुम ले जाओ, लेकिन 24 लाख रुपए दे दो। अब एक्चुअल में ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा वो एक दूसरी बात है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो बेसिकली एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या चीजें आएंगी, एग्रीकल्चरल इनकम में एक तो आपकी ये आएगी 15 लाख रुपीज माइनस 7 लाख रुपीज, एक तो ये आएगी, और दूसरा एग्रीकल्चरल इनकम में ये भी आएगा 24 लाख रुपीज माइनस 12 लाख रुपीज। दिस विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम ओनली। फिर देखो लिखा है टू मैन्युफैक्चर द राइस ही इनकर्ड 2 लाख रुपीज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस 60% ऑफ द पैडी। तो अब इसने क्या किया, इसका जो बिजनेस डिपार्टमेंट है, अगर बिजनेस डिपार्टमेंट का हम लोग P&L बनाते हैं, तो इसने अपने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से पैडी ले लिया। अब एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से पैडी ले लिया तो कॉस्ट ऑफ पैडी क्या लेगा, ये कॉस्ट ऑफ पैडी ये 24 लाख रुपीज लेगा, ये कॉस्ट ऑफ पैडी 12 लाख रुपए नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस डिपार्टमेंट ने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से 24 लाख रुपए में ये पैडी लिया, राइट। क्योंकि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट इसको 24 लाख से कम में थोड़ी देगा। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट कहेगा भाई तुझे चाहिए तू ले जा, लेकिन 24 लाख रुपए दे। अगर मैं तुझे 24 लाख में नहीं दूंगा, तुझे सस्ते में दे दूंगा, तो मेरा नुकसान है ना, मैं तो बाहर मार्केट में अभी इसको 24 लाख रुपए में बेच सकता हूं, राइट। तो बिजनेस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो 24 लाख रुपए का तो इसने पैडी की कॉस्ट इनकर की, और उसके बाद इसने 2 लाख रुपए की और कॉस्ट इनकर की, ठीक है, और उसके बाद इसने चावल को 30 लाख रुपए में बेच दिया। तो टोटल 26 लाख की कॉस्ट लगी, 30 लाख रुपए में इसने बेचा, 4 लाख रुपए की इसकी बिजनेस इनकम हुई, ठीक है, 4 लाख रुपए की इसकी बिजनेस इनकम यहां पर हुई है। तो इसको आप लोग देख सकते हो, एक तो ये 15 लाख माइनस 7 लाख रुपीज ये हो जाएगा, फिर ये 24 लाख माइनस 12 लाख रुपीज ये हो जाएगा, तो 8 लाख इज एग्रीकल्चरल इनकम, ये 12 लाख इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। बिजनेस इनकम में क्या हो जाएगा, 30 लाख माइनस 24 लाख माइनस 2 लाख 26 लाख ये हो जाएगा, तो ये 4 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हो गया, ये वाला फॉर्मेट मैंने आप लोगों को यहां पर दिया है, इसको आप लोग अपने आप से देख सकते हो। और उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ रूल्स,
ठीक है, कुछ रूल्स आते हैं। जैसे जब आप रबर को मैन्युफैक्चर करते हो या चाय या कॉफी उगाते हो, तीन चीजें, टी, रबर और कॉफी, ठीक है, तीन चीजें हो जाती हैं, टी, रबर और कॉफी। तो टी, रबर और कॉफी के लिए प्री डिफाइंड रूल्स हैं। सरकार कहती है अगर आपने चाय उगाकर बेची तो आपका जो भी प्रॉफिट हुआ, सपोज मैंने चाय उगाई और उसके बाद मैंने बेचा, मैंने उसको लेट्स से बेचा 5 लाख रुपए में बेच दिया मैंने, ठीक है, 5 लाख रुपए में बेचा, और जो भी मैंने चाय उगाई वो गई, उसमें मुझे 2 लाख रुपए लगे थे। ध्यान से सुनना, तो चाय को मैंने 2 लाख रुपए में उगाया था, मार्केट में बेचने के लिए रेडी बनाया था, और 5 लाख रुपए में मैंने उसको बेच दिया, मेरा 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो सरकार कहती है कि 3 लाख रुपए की प्रॉफिट का 60% हम मानेंगे एग्रीकल्चरल इनकम है, और 40% हम लोग मानेंगे क्या, कि वो बिजनेस इनकम है। मतलब 3 लाख रुपए का जो आपका प्रॉफिट हुआ उसके 40% पर आपको टैक्स देना होगा, 60% पर आपको उसके टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से रूल्स अपोर्शनिंग के रूल बनाए हुए हैं। तो रबर के केस में 65% इज एग्रीकल्चरल, 35% इज बिजनेस। कॉफी के केस में दो पार्ट्स में आप देखते हो, अगर ग्रोइंग एंड क्योरिंग ऑफ कॉफी है, सिर्फ कॉफी को ग्रो करके क्योर किया जा रहा है, तो फिर एग्रीकल्चरल पोर्शन ज्यादा है, तो 75% ऑफ एग्रीकल्चरल एंड 25% ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर कॉफी को ग्रो, क्योर, रोस्ट और ग्राउंड भी किया जा रहा है, तो फिर एग्रीकल्चरल पोर्शन कम हो जाता है, तो 75 की जगह 60% रह जाता है, और यहां पर आ जाता है बिजनेस में 40%। और यहां पर चाय के लिए ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी 60% और 40%, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, चाय, कबर, टी, कॉफी, रबर, टी, कॉफी, रबर, ठीक है, टी, कॉफी, रबर, तो बहुत ही सिंपल सा ये हो जाता है। तो टी में आप देखो 40%, ठीक है, टी, कॉफी, रबर, तो यहां पर 60, टी में 60, कॉफी में भी, कॉफी में एक तो 60 है और एक 75 है, और रबर में 65 है, रबर में 65 है। ये एग्रीकल्चरल पोर्शंस बता रहा हूं मैं, एग्रीकल्चरल पोर्शंस। चाय में 60% एग्रीकल्चरल, कॉफी में या तो 60% एग्रीकल्चरल या तो 75% एग्रीकल्चरल। आप सोचो, अगर कॉफी सिर्फ ग्रो करके क्योर की जा रही है तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस ज्यादा है, ठीक है, तो 75% एग्रीकल्चर। लेकिन अगर कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड भी है तो उसमें ज्यादा प्रोसेसिंग हो रही है, तो एग्रीकल्चरल वाला थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद रबर में 65। तो इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर, 60, 60, 75, 65, डन, ये हो गया। अब आप देखो, income derived from sapling or seedlings grown in a nursery would be deemed to be agricultural income whether or not the basic operations were carried out on land। मतलब जैसे जो प्लांट की नर्सरीज होती हैं, छोटे छोटे वहां पर पौधे उगाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो यहां वहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप सैपलिंग्स और सीडलिंग्स, अगर आप कोई भी कलियां वहां पर उगा रहे हो, कोई भी कलियां वहां पर खिला रहे हो, मे बी गमलों में खिला रहे हो, तो जमीन पर बेसिक ऑपरेशंस नहीं हुए, लेकिन फिर भी क्योंकि गमलों में हुआ है तो इसलिए इट विल बी कंसिडर्ड एज 100% एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। ऑलराइट, चलो हम लोग आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में क्या होता है कि हम पहले एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को मिलाकर उस पर टैक्स निकालते हैं, उसके बाद हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़ते हैं और फिर टैक्स निकालते हैं, और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों के डिफरेंस से हमें समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, इतना जो हमारा टैक्स पोर्शन आया है वो एग्रीकल्चरल पोर्शन पे आया है। देखो, इसमें हमने क्या किया, इसमें हम लोगों ने कहा कि एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल मिलाकर टैक्स कैलकुलेट कर लो, तो ये क्या आ गई, टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी आ गई, इंक्लूडिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑन एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल। फिर हम पॉइंट 2 में कहते हैं कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लो और उसमें एग्रीकल्चरल इनकम ऐड करो और फिर इस पे टैक्स निकालो। तो अब लॉ मेकर्स के हिसाब से ये आ जाता है कि दिस इज द टैक्स ओनली ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, दिस इज द टैक्स ओनली ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। फिर ये कहते हैं कि 1 में से 2 को माइनस कर दो, तो ये था एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स, और ये उस पे आया था सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स। तो दोनों को जब आप माइनस कर दोगे तो यहां पर थर्ड पॉइंट पर हम करते हैं डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 2, और उसके बाद फिर यहां पर आप देख लेते हो या तो रिबेट लगाते हो या फिर जो भी सरचार्ज वगैरह लगाते हो, फाइनली आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देते हो। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन जो आपकी नॉर्मल इनकम है ना, बाकी इनकम, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर पुश कर दी जा रही है, मतलब उनमें से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट हट जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चालाकी है। अब यहां पर हो सकता है किसी के दिमाग में आए कि सर ये तो यार किसानों को तंग करने वाली बात आ गई, तो ये किसानों के ऊपर लगता ही नहीं है, ठीक है, ये किसानों के ऊपर लगता ही नहीं है। जो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम होता है वो तभी लगता है अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी तो, ठीक है।
तो देखो 3 कंडीशंस होनी चाहिए। असेसी शुड बी एन इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। दूसरा, नेट एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 5,000 रुपीज पर आनम, साल भर में 5,000 रुपए से ज्यादा एग्रीकल्चरल इनकम। एंड द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो भी किसान होंगे उनका तो प्राइमरी जो इनकम सोर्स है वो तो खेती बाड़ी ही है, तो क्या किसानों की नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो सकती है? नहीं। जब किसानों की नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं होगी तो क्या उनके ऊपर ये पार्शियल इंटीग्रेशन आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन उनके ऊपर नहीं आएगा। अब इसका मैं आप लोगों को क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर मैंने दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अपने आप से देख सकते हो, इसको देख भी लेना अच्छे से। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पीजीबीपी पोर्शन, और इसी के साथ हम लोगों का पीजीबीपी का रिवीजन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। आई एम श्योर आप लोगों को मजा आया होगा, बहुत कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा आप लोगों का। एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोगों ने यहां पर रिवाइज किया, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, किसी किसी जगह पर एक आध दो क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज वी डिड नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा, सब लोगों के साथ इसको शेयर करो, और बस कल मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।